गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो आज अपन चालू करते हैं। विल स्टार्ट दी सेशन टुडे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तुमको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तुमको मैं बताऊंगा कि अपन इस वर्कशॉप में, ये जो वर्कशॉप अपन कंडक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, तुम बच्चों को क्या बताना, सिखाना, समझाना, क्या प्लान है उसका। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, अपन चालू करते हैं इस चीज को। ठीक है, हियर वी गो। उससे पहले छोटी मोटी चीजें तुमको मैं बता देता हूँ। तो जो तुम्हारी ऐप है ना, यू मस्ट हैव बीन लॉग्ड इन थ्रू द ऐप। तो उसमें ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है, राइट? तो वो जो क्वेश्चन मार्क है, अगर तुम उस पर टैप करोगे, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। एंड उसके बगल में एक हाथ बना हुआ है, यू कैन सी अ पाम। ठीक है, तो वो जो पाम का सिंबल है, उसको टैप करोगे, सो दैट विल बी लाइक अ रेज ए हैंड, दैट यू आर रेजिंग अ हैंड, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। ओके, so if you any one of you wants to try, you can try. Just tap on the question mark, जो ऐप के अंदर तुमको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस पर टैप करो एक बार, एंड जस्ट राइट समथिंग। So I have a question. हाँ, तो यहाँ पे आया है, नरपत ने हाय बोला है। हाय नरपत, गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम सुभाष। गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग गिरिराज। यस विजय, ये सर्टिफाइड वर्कशॉप है, इसके बाद तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा इस वर्कशॉप का, बिल्कुल मिलेगा, बात हो गई है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग जैकी, गुड मॉर्निंग अक्षम, निशांत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हितेश, आयुष, राजवर्धन, वेरी गुड मॉर्निंग परंजय सिंह, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग जिनल, गुड मॉर्निंग शिखा, गुड मॉर्निंग उत्पल, ऋतुराज, वेरी गुड मॉर्निंग टू सागर, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, ठीक है, तो ये जो पेन है, यहाँ पे अभी अपन वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स। ठीक है, सो आई कैन से वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड send to all if I'll do, so you all will get a greeting from my side. ठीक है, सिमिलरली तुम इसमें देखोगे तो तुम्हारे बगल में, इसमें स्क्रीन में एक पाम का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे यस, सो there are so many सुभाष, आयुष, वर्षा, उत्पल, भानु, बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आ गया तुमको समझ में, राइट? कि हाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस। तो दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू, है ना? तो सबका आ रहा है, निशांत का, रितिका का, बिल्कुल, वैभव, विकास, प्रवीण, बिल्कुल बिल्कुल इधर। ओके सर, कमेंट कहाँ करना है? यही है जहां पे दोस्त लिखा है ना, हिमांशु, जहां पे लिखा है ना दोस्त, यहाँ पे ही लिखना है, और इट विल कम टू मी एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चंस। ओके, एंड सी, अपने पूरे अटेंडीज हो गए हैं, वी आर हाउसफुल, वी आर हाउसफुल। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत ही फ्यू लकी वंस होते हैं ऐसे प्रेजेंटर्स जिनके हाउसफुल हो जाते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस। ओके, गुड मॉर्निंग भरत, बिल्कुल गुड मॉर्निंग दोस्त। आई कैन सी दैट वैशाली, विकास, इन सब ने अपना रेज हैंड किया है, बिल्कुल। वृंदा ने किया, बिल्कुल। यस आयुष, दैट्स द पावर ऑफ सीटीआई, बिल्कुल, सीटीआई का जादू है ये सब। ओके, तो अपन अब, ये तो हुई अपनी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स और एक दूसरे की जान, बिल्कुल दोस्तों। तुम्हारे सबके जो व्हेन यू आर रेजिंग हैंड्स, आई कैन सी
Okay, I'm getting request from more students to join in, but then मेरे को जो बोला गया था ये बोला गया था, तो मैंने इसकी लिमिट 101 पे रखी हुई है और मेरे को और रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू इंक्रीज दिस। आई थिंक अपने को अगले जो सेमिनार रहेगा उसके लिए मेरे को एक लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। अब तो मैं नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अब तो अपना वेबिनार चालू हो गया है, बट दैट्स ग्रेट, दैट्स ओवरवेलमिंग। ओके ओके फाइन ओके। स्टिल आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट बट आई कांट डू एनीथिंग। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तुम्हारे जो भी फ्रेंड लोग हों तो अब उनको तुमको बोलना पड़ेगा कि आज की मीटिंग अपनी नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि अब तो अपन हाउसफुल है, ऑल टिकट्स आर सोल्ड आउट। ठीक है, चलो चालू करते हैं। मजा आ गया, माहौल फुल माहौल दोस्तों, फुल माहौल। ओके फाइन। सो अरे बहुत बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बहुत बच्चे ट्राई कर रहे हैं। मेरे को विनोद जी को बोलना पड़ेगा। विनोद जी ने मेरे को बोला था, विनोद सर ने, कि सर 100 बच्चों के आसपास हो जाएंगे आप तो चालू कर देना। बट यहाँ तो मेरे को लगता है बाढ़ आ गई है बच्चों की। गुड गुड गुड, आई लाइक द एंथुसियाज्म, मजा आ रहा है। राइट राइट, चलो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट, अब चालू करते हैं अपन। ठीक है, ओके। सो आई I'll share my screen, just a sec. फाइन। सो बच्चों देखो, ये जो अपनी वर्कशॉप है ये 2 पार्ट में होगी। ठीक है, सो जो पहला पार्ट है वो है 19 से, ओके, 19 से 21 ऑफ जून का। डोंट शो दिस मैसेज अगेन, बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं सर को एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, विनोद सर को। ठीक है, क्योंकि ये अपनी, जो मैं बता देता हूँ, जो अपनी वर्कशॉप अपन ने प्लान करी है ना, ये वर्कशॉप ये 2 पार्ट में है। पहला पार्ट जो है वो है 19 से 21 ऑफ जून। ठीक है, और फिर जो अगला पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीक फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे होगा। ठीक है, तो 2 पार्ट में है। कैरियर गाइडेंस पे है एक तो अपना, एंड द अदर वन इज ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, सो NSDF है, नेशनल स्टूडेंट डेवलपमेंट फोरम। वी हैव बीन कमिंग टू CTI, हम CTI आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, बच्चों को गाइड करते आए हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे इंटरव्यू को फेस करना होता है, इंटरव्यू में व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज, कैसा होता है, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, वो मैटर करता है। ठीक है, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो वो सारी चीजें अलोंग विद की प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग कैसे होती है, बिकॉज नाउ मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन हैपेंस ऑन ईमेल। तो वो सब चीजें हैं। तो दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो देखो, ये है अपना जो पूरा टीम है जो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले प्रसन्न जी खमेसरा हैं जो अपने IPS हैं। ठीक है, DIG सर हैं अपने। तो ये तुम्हारे साथ डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली इनने अपने को जो टाइम दिया वो संडे का टाइम दिया है। ठीक है, सो वी हैव गॉट द परमिशन। सर से जो अपॉइंटमेंट मिला है वो अपने को संडे का मिला है, इस संडे का नहीं, नेक्स्ट संडे का। तो तब सर तुम्हारे साथ बातें करेंगे, तुम्हारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इट विल बी एन ओपन सेशन। ठीक है, वहां पे तुम लोग भी, जैसे आज तुम्हें डाउट्स रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछने वाला था ना, ये तुम कर सकते थे। ठीक है, मैं हूं मनीष पुरोहित। ठीक है, आई वॉज वर्किंग एज अ साइंटिस्ट इन इसरो, एंड मैंने इस देश के मंगल
मतलब मंगल नहीं, मंगलयान की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, मंगलयान में कंट्रीब्यूशन किया है। दैट वाज माय लास्ट प्रोजेक्ट विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर मैंने इसरो से कुछ अलग परस्यूट्स को फॉलो करने के लिए अपनी जॉब छोड़ी, एंड देन आई स्टार्टेड सम डिफरेंट थिंग्स, वो अपनी जर्नी में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। देन सेशन लेंगी प्रेक्षा मैम जो R&D नेस्ले में है, ठीक है। अनिकेत डांगी सर लेंगे जो कि मैनेजर हैं TCS में, ठीक है। तो ये टीम है तुम्हारे साथ जो इन्वॉल्व होगी, जो तुम्हारे को गाइड करेगी, ठीक है। ये मैं हूं, ठीक है। सो दिस इज मी, एंड यू कैन सी हियर कि जो बैकग्राउंड है तुम यहाँ पे देखोगे तो तुमको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा, यू कैन सी हियर CTA लिखा हुआ है। तो यानी जो मेरी सबसे बेस्ट फोटो है मेरे पास बच्चों को दिखाने के लिए, वो तुम्हारी कॉलेज से ही है, ठीक है। ये रिसेंटली वर्कशॉप हुई थी अपनी, आई थिंक दिस इज फ्रॉम द वर्कशॉप इन द फैब, ठीक है। फैब में वर्कशॉप हुई थी। तो अपन चालू करते हैं एक कहानी के साथ, ठीक है। एक कहानी के साथ चालू करेंगे अपन। उससे पहले मैं तुमको छोटी मोटी बातें बता दूं कि अपन कवर अप क्या 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 कवर करने वाले हैं ना, अपनी ये जो डिस्कशन अपना जो हो रहा है इसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे वो मैं तुमको बता देता हूँ। पूरी डिटेल तुमको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि किस किस चीज पे अपना डिस्कशन होगा, है ना। दैट आई विल टेल यू जस्ट अ सेक। तो अपना ये जो सेमिनार है, यहाँ पे मैं तुम बच्चों को जिन भी पर्सनैलिटी से मिलाऊंगा या एक्सपर्ट से मिलाऊंगा, वो तुम्हारे से बात करेंगे रिज्यूमे मेकिंग के बारे में, कि हाउ यू कैन मेक अ रिज्यूमे, प्रिपेयर अ रिज्यूमे जो कि तुम्हारी 100% एक तरीके से सिलेक्शन वाली बात आ जाए तुम्हारे, ठीक है। देन जो अपने प्लेसमेंट राउंड्स होते हैं उसमें ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर सेशन होगा। देन इंटरव्यू टिप्स, वो मिलेंगी तुमको, एक सेशन इंटरव्यू टिप्स पे होगा। आज का अपना जो सेशन हो रहा है ये लेटरल थिंकिंग पे हो रहा है ना। जो मैं सेशन ले रहा हूं वो सेशन लेटरल थिंकिंग पे हो रहा है, ओके। फिर जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा पर्सनल फाइनेंस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्यों? अब जैसे देखो कोरोना आया, एवरीथिंग, मतलब आप एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते ना कि लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना। तो पर्सनल फाइनेंस भी एक प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जॉब लगा ली लेकिन भाई साल महीने का मिल रहा है 2 लाख 3 लाख, आप उड़ाए जा रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन कोरोना जैसी कोई चीज आई एंड देन यू आर रनिंग आउट ऑफ मनी, पैसा खत्म, अब क्या करूं, है ना। पर्सनल फाइनेंस पे एक सेशन होगा, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें करेंगे अपन, तो वी विल टॉक अबाउट पर्सनैलिटी एंड हाउ टू डेवलप एन ऑसम पर्सनैलिटी, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे थोड़ी सी कैरियर ऑप्शंस के बारे में। ये सब अपने इन्हीं में होना है। एक अपना जो है वो 19 से 21 है और एक अगले हफ्ते है, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे को है। सो व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। अब जैसे देखो कैरियर ऑप्शन की बात करें तो इस वक्त राइट नाउ अगर मैं बात करूं कैरियर ऑप्शन की, तो तुम खुद बताओ कि तुम अपना खुद का एक स्टार्टअप करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो या कहीं नौकरी ढूंढोगे। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस चीज में, राइट। इस चीज में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो है ना, तुम ये सब है ना मेरे को लिख के दे सकते हो। यू कैन राइट यस यस बिल्कुल। सो मेरे पास आया है यहाँ पे, देखो बताता हूँ। तो आयुष बोल रहा है मैं स्टार्टअप करूंगा, हिमांशु बोल रहा है मैं नौकरी करूंगा, गिरिराज बोल रहा है मैं स्टार्टअप करूंगा। तो देखो ये पर्सनल चॉइस है दोस्तों, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता, ठीक है। अजय बोल रहा है मैं जॉब करूंगा। तो देखो जिसको जॉब करना है उसके लिए भी ये वर्कशॉप बहुत जरूरी है, और निशांत जो स्टार्टअप करना चाह रहा है उसके लिए भी ये वर्कशॉप बहुत जरूरी है। ये वर्कशॉप दोनों के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जॉब करने के लिए भी डिसिप्लिन की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है, एक वर्ड होता है परसिवरेंस, उसकी जरूरत है, ग्रिट की जरूरत है, जिद चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। जब आप जॉब में करते हो तो भी आपको अपना पूरा जो टैलेंट है वो शोकेस करना होता है, और अपना स्टार्टअप है तो भी जिम्मेदारी के साथ तो काम करना ही है, क्योंकि उसमें नुकसान भी आपका तो फायदा भी आपका, ठीक है। Okay, Fatima is saying that first I'll gain experience by job, then we'll go for a startup. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही सही अप्रोच है, because you get to understand the industry
और फिर अपने आइडिया इंप्लीमेंट करने लग जाओ। बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग में सबसे पहला नाम ले तो अपने फ्लिपकार्ट वाले बंसल ब्रदर्स, दोनों जो हैं, क्या करा उनने, दे वर वर्किंग विद, आई थिंक अमेजन में वर्क कर रहे थे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया कि हाउ स्टफ वर्क्स, एंड देन फ्लिपकार्ट, एंड यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। बिल्कुल, ओके फाइन। तो आगे बढ़े अपन अब। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि अपने क्या क्या होगा। कैरियर ऑप्शन होगा। कैरियर ऑप्शन के बाद अपने पास जो इन द लाइन नेक्स्ट है वो है प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, क्योंकि मैंने बोला ना भाई मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल के थ्रू होता है, तो ईमेल राइटिंग पे अपन फोकस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैं लेटरल थिंकिंग की बात तो कर रहा हूँ, बट अगर मैं तुमको स्पेस के बारे में न बताऊं तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। तो एक सेशन में रखूंगा स्पेस के बारे में। तो इट वॉन्ट बी ऑल अबाउट स्पेस, बट इट विल बी अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्यों? क्योंकि अगर तुमको ये नहीं पता कि भाई इस टाइम में, इस वक्त, इस पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सी चीज ऐसी है जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रही है, तो बाद में फिर तुम पैसा कैसे बनाओगे दोस्त। सो आई विल टॉक अबाउट स्पेस, rather it will be space plus emerging टेक्नोलॉजीज। मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूंगा। व्हाट आर द इमर्जिंग टेक्स, ठीक है। एंड वी विल हैव गेस्ट लेक्चर फ्रॉम आवर डिस्टिंग्विश्ड, जो गेस्ट रहेंगे उनसे गेस्ट लेक्चर्स रहेंगे, राइट। तो ये सारी अपनी रहेगी कहानी। अब अपन चालू करते हैं एक कहानी से, ठीक है। और इस कहानी का, ओके, आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। ओके, सो अक्षम अहमद इज आस्किंग सर व्हेन विल बी द लेक्चर ऑन द स्पेस। तो जो स्पेस पे लेक्चर है एक्चुअली वो प्लान्ड है नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे प्लान्ड है, और नेक्स्ट संडे ही अपने जो आईपीएस सर है उनका भी लेक्चर प्लान्ड है। बट देन वो तो दोस्तों तुम्हारे डिमांड पे है, ठीक है। अगर अपने बाकी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गए तो आई विल पुश इट, मैं इसको पहले ले आऊंगा, प्रीपोन कर लेंगे। नहीं तो 28 जून को अपना लेक्चर प्लान्ड है स्पेस पे जो है, ठीक है। अब स्पेस पे तो तुम दिल खोल के पूछना मेरे से सवाल, ठीक है। आगे देखें, तो कहानी सुनाता हूं तुमको। कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है। कहानी है, कहानी में एक है राजा, ठीक है, देयर इज अ किंग, एक है प्रिंसेस, ठीक है। कहानी में एक राजा है और एक उसकी प्रिंसेस है, और एक है फार्मर, ठीक है। तो ये कहानी है। कहानी के 3 किरदार हैं। कहानी में कौन कौन है तो मैं फिर से बता दूं, जो कहानी है उसमें एक किंग है, एक राजा है, एक राजा की बेटी है तो प्रिंसेस है, और एक फार्मर है, ठीक है। होता क्या है कि इस फार्मर को हो गया इस प्रिंसेस से प्यार, ठीक है भाई। देखो प्यार पे कोई जोर नहीं चलता, नहीं ना। तो इस फार्मर को हो गया, ओके, बीच में मेरे को क्वेश्चन आ गया, हिमांशु पूछ रहा है सर व्हाई यू लेफ्ट द जॉब एट इसरो। यार मैं इसरो में काम कर रहा होता तो अभी हाउसफुल बच्चों के साथ में ये सब सेमिनार कैसे करता। वहां तो फिर मैं रिसर्च कर रहा होता, अपने रॉकेट पे काम कर रहा होता, सैटेलाइट डिजाइनिंग कर रहा होता। तुम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने में, ये सेशन करने में जो मजा है वो तो अलग ही है ना। एनीवे, इन सारे सवालों के सही जवाब मैं स्पेस वाले सेशन में दूंगा, ठीक है। आयुष बोल रहा है ग्रेट आंसर सर। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल, है ना। तो हाँ, अपन कहानी पे आए वापस। कहानी बहुत जरूरी है, अपने को देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहानी क्या कह रही है? कहानी कह रही है कि भाई एक फार्मर है और इस फार्मर को हो गया इस प्रिंसेस से प्यार, ठीक है। ओके, एक सीधा सवाल तुमसे पूछता हूं, क्या राजा खुश होगा? क्या राजा चाहेगा कि भाई जो प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है, वो मेरी इकलौती बेटी है, मान लो एक राजकुमारी इकलौती बेटी है राजा की, और वो एक किसान के बेटे से प्यार करने लग जाए। छोटी सी जमीन है उस किसान के बेटे के पास, इस बार बारिश हुई तो फसल उगी, नहीं तो नहीं हुई। राजा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि राजा को लगेगा जैसे ही इसने शादी करी तो मेरा तो सारा राजपाट उसके चला जाना है। राजा क्या चाहेगा? मेरी बेटी जाए किसी राजकुमार सॉलिड इंसान के पास, राइट। ओके, तो हुआ ये, प्यार तो इनको हुआ, बट किंग डज नॉट लाइक इट। राजा को आया गुस्सा, राजा को आ गया गुस्सा, आ गया गुस्सा। क्या करेगा? गुस्सा आ गया, क्या करेगा? देखो गुस्सा आ गया राजा को, राजा क्या बोलेगा? मैं शादी नहीं होने दूंगा, यही बोलेगा। लेकिन राजा को पता है कि भाई जो बेटी है वो भी प्रिंसेस है, वो कोई आम लड़की नहीं है।
उसको बात समझ में नहीं आई तो नहीं आई, तो वो घर छोड़ के चली गई तो सीधी बात, और उसने भाग के शादी कर ली तो और ज्यादा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो राजा को ये समझ में नहीं आया कि यार इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं कि मेरी इज्जत भी बची रहे और वही ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, क्या करा जाए। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बुलाई अपने मंत्रियों की बैठक, ठीक है, और पूछा उनसे कि बताओ भाई क्या करा जाए। खूब विचार विमर्श हुआ, सबने अपने अपने आइडिया दिए, सर ऐसा कर दो, सर वैसा कर दो, खूब आइडियाज दिए गए कि सर अपन ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। राजा ने सबकी बात सुनी, राजा ने इसकी बात भी सुनी, इसकी बात भी सुनी, इन दोनों की भी बात सुनी, इसकी बात भी सुनी, सबकी बात सुनी, लेकिन राजा को समझ में नहीं आया कि यार बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। तब बेस्ट सॉल्यूशन दिया, लेट से इस बंदे के पास, इसके दिमाग में चमकी बात, तो इसने एक बेस्ट सॉल्यूशन दिया। इसने बोला सर बहुत ही आसान तरीका है सिंपल, पेपर चिट लो आप, ठीक है। पेपर चिट के अंदर आप बोल दो कि भाई मैं इस डिसीजन को नहीं ले पा रहा क्योंकि ये डिसीजन ऐसा है कि अगर मैं हाँ करता हूं तो बीइंग अ किंग मैं हाँ नहीं कर पा रहा, मैं मना करता हूं तो बीइंग अ डैड, भाई पिता हूं मैं, फादर हूं, तो मैं फादर हूं इसलिए मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि बेटी की खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन मैं किंग हूं तो मैं हाँ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर शादी हो गई इसकी, मेरी बेटी की शादी एक किसान के बेटे से हो गई, तो बाद में अगर वो किसान का बेटा एक अच्छा राजा नहीं हुआ तो व्हाट आई विल डू, मैं करूंगा क्या, मेरा तो इतना पूरा जो साम्राज्य है ये तबाह हो जाना है। बात सही है। तो सजेशन आया कि सर आप क्या करो, फार्मर को बुलाओ, फार्मर को बुला के आप उस किसान के बेटे को बुलाओ और सबके सामने, पूरी भरी सभा में, पूरे गांव के सामने, पूरे साम्राज्य के सामने ये घोषणा कर दो कि भाई मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रहा कि शादी करवानी है कि नहीं करवानी, मैं क्या करूंगा, मैं तो पर्ची पे, एक पर्ची पे हाँ लिख दूंगा, एक पर्ची पे ना लिख दूंगा, और जो पर्ची खुलेगी उसी को मान लेंगे क्योंकि वही है अपनी भाग्य रेखा, भाई जो किस्मत चाह रही है अपन वो करेंगे, विल लेट द थिंग्स इन द हैंड ऑफ द डेस्टिनी, बात खत्म, क्योंकि मैं तो डिसाइड कर नहीं पा रहा हूँ। राजा ने ऐसा ही किया, राजा ने बुला लिया पूरे गांव वालों को, सब गांव वालों के सामने बोल दिया कि भाई मैं जो है खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ और व्हाट आई विल डू, मैं करूंगा ऐसा कुछ काम कि दो पर्चियां होंगी जिसपे एक पे यस और एक पे नो लिखा हुआ होगा, इसको बुलाया जाएगा, ये पर्ची उठाएगा, पर्ची में यस आया मैं शादी करा दूंगा, नो आया तो शादी नहीं होगी। बात सही है। ये बात जब पहुंची गांव में तो गांव वाले बड़े चिंतित हो गए, क्यों, क्योंकि जैसे यस नो की बात हुई तो तुम सबने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, दिस इज 50-50, प्रोबेबिलिटी इज 50-50, ठीक है। तो लेकिन गांव वालों ने बोला चलो यार, राजा ने किसान के बेटे के मन की बात तो रखी, उसने अपनी बेटी की बात तो सुनी है लेकिन अपने बेटे की भी तो बात रखी, बात सही है, बेटे की बात रखी उसने, तो बोला कि यार अपने को जाके राजा को थैंक्स तो बोलना चाहिए कि सर आपने इतना कंसीडर किया, यही हमारे लिए बहुत है, इतना कंसीडर कर लिया। सब गए गांव वाले, किसान का बेटा आगे आगे, जैसे ही वो वहां पहुंचे तो किसान का बेटा बोला कि यार सब जाएंगे, अभी लेट भी हो गई है, शाम को राजा से बात करेंगे, हो सकता है राजा को पसंद ना आए, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं आगे अकेला ही चला जाता हूँ, और क्योंकि भी होने वाले हैं मेरे ससुर जी हैं होने वाले, तो मैं एक बार खुद ही अकेला बात करके आता हूँ, पूरी भीड़ नहीं चलेंगे। बात सही है, सब गेट पे रुक गए, वो अंदर गया, जैसे ही वो अंदर जाने लगा तो उसने कुछ बातें सुनी, उसने कुछ बातें सुनी, बातें क्या थी, राजा अपने मंत्रियों को बोल रहा था कि देखा मैंने क्या इलाज निकाला, अब मेरी बेटी की शादी इस किसान से कभी भी नहीं होगी। ये सोच के चक्कर में पड़ गया किसान कि यार ये कैसे बात हुई, यस और नो में तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिक्स है ये तो, क्या राजा को मैथमेटिक्स नहीं आती क्या। लेकिन बात कुछ और थी, राजा ने बोला कि मैं हर पर्ची पे लिख दूंगा नो, 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 मैं 50 पर्चियां भी बनाऊंगा तो सब में लिख दूंगा नो, लेकिन राजा तो दो ही पर्ची बना रहा था, तो राजा ने बोला मैं दोनों पर्ची पे नो एंड नो लिख दूंगा, तो वो कोई सी भी पर्ची उठाएगा तो 100% रिजल्ट मेरे फेवर में है, 100% रिजल्ट मेरे फेवर में है। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है, कहानी समझ में आ गई अपने को। ये बात सुन के किसान का बेटा जो था वो खूब ज्यादा हो गया खुश,
और गांव आके उसने बोला कि भाई मैं राजा से मिलके आया हूँ, राजा ने मेरे को 100% श्योरिटी दी है कि राजा की बेटी की शादी मेरे से ही होगी। बोले चिट वगैरह का तो सब ऐसा ही है, राजा मन से चाहता है कि उसकी बेटी की शादी मेरे से हो। ठीक है, तो दिन डिसाइड हुआ। ठीक है, डे वॉज डिसाइडेड। ठीक है, एक दिन डिसाइड हुआ, पूरा गांव आ गया सामने। फार्मर एक साइड, तो ये अपना बक्सा, इसमें एक ये चिट है और एक ये चिट है, 2 चिट है। ठीक है, जो राजा है ही इज हैप्पी, क्योंकि उसको पता है कि आज मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो किसान है ही इज वेरी हैप्पी, उसको पता है आज मेरी शादी हो जानी, आज मैं जीतने वाला हूं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि भाई किसान ने, व्हाट डिड दैट फार्मर डू, उस फार्मर ने ऐसा क्या किया कि राजा को अपनी बेटी की शादी उससे करनी पड़ी। कहानी समझ में आ गई तुमको? राइट, सो द क्वेश्चन इज, उस फार्मर ने ऐसा क्या किया कि राजा को अपनी बेटी की शादी उससे करनी पड़ी। ओके, इस सवाल का जवाब अपन एंड ऑफ द सेमिनार, जो अपना वर्कशॉप खत्म हो रहा होगा, तब दूंगा मैं इसका जवाब कि उसने ऐसा क्या किया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार ये सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लेट्स सी अ वीडियो, एक वीडियो अपन देखते हैं टू स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। एक वीडियो अपन देखते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये वीडियो जो है, ये है मिस्टर यूट्यूब, एक बंदे को कहते हैं, उसका वीडियो है। लेट्स सी, वीडियो देखते हैं अपन। आया? ओके, सो लेट्स सी, देखो, आई विल प्ले द वीडियो, हैव अ लुक एट द वीडियो। ओके, सो ये देखो, स्क्रीन रुकी है। यू कैन सी कि ये जो जेवलिन थ्रो करने वाला बंदा है, इसने जेवलिन थ्रो किया और ये गिर गया। इज इट नॉर्मल? क्या नॉर्मल है? इज इट नॉर्मल ऐसे कि जेवलिन थ्रो करें और ओके, ठीक है, समझ में आ गया? बस इस पिक्चर को याद रखना है। मैं थोड़ा वापस पीछे जाता हूं, ठीक है, और फिर से तुमको दिखाता हूं। ठीक है, तो भाग के आ रहा है, भाग के आ रहा है, भाग के आ रहा है। ठीक है, जेवलिन फेंकने की पोजीशन में आया, जेवलिन फेंका। ठीक है, एंड गिरा। ठीक है, देखो लाइन दूर है, यू कैन सी, है ना, दिख रहा है तुमको, लाइन दूर है ना, ये लाइन जो है ये दूर है, ये तो पहले ही गिर गया, लाइन तक ही नहीं पहुंचा। ठीक है, ठीक है, देखा वीडियो? नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे चलता हूं वापस। सो ये है अपनी प्रेजेंटेशन। हाँ, तो अपन जो बात कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक बंदा है जो जेवलिन थ्रो कर रहा है, और जेवलिन थ्रो करके वो जमीन पे गिर जाता है ना, वो जमीन पे गिर जाता है। एंड मैंने क्या बोला, ये बंदा, ये किसका है? ये वीडियो है मिस्टर यूट्यूब का। ठीक है, ये जो मैं तुमको इंस्टेंस बता रहा हूं ना, इसका एक जो सबसे बड़ा पर्पज है, वो मैंने एक वर्ड बताया था तुमको, परसिवरेंस। जिद कहते हैं ना जिसको, जिद, सतत अभ्यास करना, हार न मानना। एक बार समझ में आ जाए, दिमाग में बात घुस जाए, भेजे में बात घुस जाए कि भाई मेरे को करना क्या है, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाए, वो दिमाग भेजे से बाहर नहीं निकलना। ये उसका एक जिंदा एग्जाम्पल है, ये बंदा। ठीक है, ये जो बंदा है ना मिस्टर यूट्यूब जिसको कहते हैं, ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ये केन्या का एक लड़का है। ठीक है, और अब ये लड़का नहीं रहा है, अब ये एक सेलिब्रिटी है केन्या का। कहानी कुछ ऐसी है, छोटा रहा होगा जब ये, नाम बताऊंगा मैं इसका, तुम जाना, गूगल सर्च करना, पढ़ना इसके बारे में। ये जब छोटा रहा, तो उस वक्त
बचपन में ऐसे शौक होता ना, अपन भी तो उठा उठा के पत्थर फेंकते थे बचपन में। ये घूमता था गांव में, डंडी मिली डंडी फेंकी, एक बार फेंकी, दो बार फेंकी, अचानक ही रियलाइज किया मेरे कंधे में ताकत जबरदस्त है, मैं ऐसे फेंकता हूं तो काफी दूर जाती है, डंडियां दूर जा रही है, मैं कोई लकड़ी का पीस फेंक रहा हूं वो भी बहुत दूर जा रहा है। एंड समवन सजेस्टेड, यार तू ये जो सब करता है, एक स्पोर्ट होता है ओलंपिक्स में, जेवलिन थ्रो, अगर तू ट्राई करेगा तो हो सकता है तेरे को कोई ना कोई ख्याति मिल जाए, फेमस हो जाए तू। भाई मेडल वेडल का तो नहीं पता था मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फेमस हो जाएगा तेरा तो, कहते ना तेरी तो लाइफ बन जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी, तू एक बार सेलेक्ट हो गया तो। एंड व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड परस्यूइंग इट। उसके दिमाग में बात बैठ गई कि यार अगर भगवान ने कंधे में इतनी ताकत दी है तो क्यों ना मैं इस चीज को यूज करूं। तो उसने इस चीज को सीरियसली फॉलो किया। अब प्रॉब्लम यह है कि केन्या में जेवलिन थ्रो जैसी चीज को कोई जानता ही नहीं था, बाई चांस किसी एक ने कोई ने बता दी, बात खत्म। लेकिन एज अ नेशन जेवलिन थ्रो एक बड़ा स्पोर्ट है, ओलंपिक्स में इसके लिए सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल्स मिलते हैं, इतना आइडिया नहीं था। ये जिस पर्टिकुलर एरिया से ये बिलोंग करता है, मिस्टर यूट्यूब, ही इज कॉल्ड मिस्टर यूट्यूब क्योंकि इसने जब लोकल लेवल के सारे कंपटीशन जीत लिए, ये जिले में जीत गया, ये राज्य में जीत गया, ये अपने कंट्री वाइज, कंट्री लेवल, नेशनल लेवल पे जीत गया, और जब ये इंटरनेशनल लेवल पे, जब ये वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ बढ़ने लगा, वर्ल्ड जो ओलंपिक्स के लिए या एथलेटिक्स के जो कंपटीशन होते थे उसकी साइड जाने लगा, देन ही रियलाइज्ड कि इसका जो बेस्ट है वो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें जो लास्ट है उसके आजू बाजू घूम रहा है। इसने खूब रिकॉर्ड बनाए, लोकल लेवल पे खूब रिकॉर्ड बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज मिसिंग थी। He started following the Olympic medalists on YouTube. कोच नहीं था इसके पास। He is called Mr. YouTube because उसने YouTube पे वीडियोस देख देख के जेवलिन थ्रो करना सीखा। ठीक है, जेवलिन थ्रो करना सीखा, लोकल लेवल पे सारे गोल्ड जीत लिए, डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट, स्टेट में बेस्ट, कंट्री में बेस्ट। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज के छोटे मोटे कंपटीशन हो रहे हैं उसमें बेस्ट, अपने लोकल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। और कैसे? सिर्फ यूट्यूब से। ठीक है, अब तुम उस वीडियो में अगर देखो वापस तो तुमने देखा कि यार ये गिर रहा है। ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, तो उस कहानी से पहले मैं तुमको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, वो ये है। सो मिस्टर यूट्यूब ने खूब मेहनत करी एंड 2012 में लंदन ओलंपिक गेम्स में खूब मेहनत करके, खूब जी जान लगा के वो 12th पोजीशन पे पहुंच गया। सबसे बड़ी बात क्या है? उसका कोच का नाम क्या है? उसके कोच का नाम है यूट्यूब। उसके कोच का नाम है यूट्यूब। नाउ कैन यू फील दिस थिंग? क्या तुम इस चीज को समझ सकते हो? जब किसी देश का कोई एथलीट आगे बढ़ता है ना, तो उस देश के बेस्ट से बेस्ट कोच मिलते हैं उसको। ठीक है, और अगर कोच नहीं मिले ना तो सब शिकायत करने लग जाते हैं कि बढ़िया कोच तो उसको दे दिया, मेरे साथ क्या करोगे, मेरे साथ पक्षपात हो गया, यहाँ पॉलिटिक्स हो गई, यहाँ ये हो गया, मेरे को नीचे कर रहे हो, उसको ऊपर कर रहे हो। मिस्टर यूट्यूब जो है, जूलियस ईगो नाम है इसका। ठीक है, जूलियस ईगो, इसके पास कोच नहीं था, इसने यूट्यूब को कोच बनाया। क्यों? क्योंकि अगर ये शिकायत करने लग जाता तो इसकी देश का देश इसको बोलता, भाई जेवलिन थ्रो में कभी कोई कोच नहीं हुआ इस देश में, तेरे को कौन सिखाएगा, सपना छोड़ दे। लेकिन सपने छोड़ने की चीज नहीं होती, एक बार देख लिया और दिमाग में घुस गया तो फिर पूरा ही करने की चीज होती है। बात समझ में आ गई? यूट्यूब से सीखा। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट फॉर समवन फ्रॉम केन्या, जहां पे जेवलिन थ्रो का कोच अवेलेबल नहीं है, कि वो यूट्यूब को, टेक्नोलॉजी को यूज करे, रिपीटेडली वीडियोस देखे और ओलंपिक्स में 12वें नंबर पे आ जाए। बहुत बड़ी बात है। 12वें नंबर पे आने का मतलब सेलेक्ट तो हुआ, हीट में बाहर तो नहीं हुआ, जो हीट राउंड होते हैं उसमें सेलेक्ट तो हुआ। अब सोचो जेवलिन थ्रो के कितने पार्टिसिपेंट्स आते होंगे, इस पूरी दुनिया जान में कितने देश हैं, उसमें से एक ऐसा लड़का जिसके देश में जेवलिन थ्रो ही नहीं होता, जिसको कोच ही नहीं मिला, वो 12वें नंबर पे आ गया।
देन ही गॉट द रिकॉग्निशन। और इसी वक्त इसने ये निकाली थी टेक्निक कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं एक सर्टेन लिमिट पे जाके रुक रहा हूं, तो मैं क्या करूं? ठीक है, इसने अब इसको कोच मिल गया भाई, एक बार ओलंपिक्स में आप आ जाओ तो फिर आप लाइमलाइट में आ जाते हो। एंड देन सी हियर व्हाट हैपेंड। ठीक है, फिर से देख लो, 2012 में 12वां और 2016 में 12 के आगे का डंडा साफ, क्या दिख रहा है? सेकंड का मतलब होता है सिल्वर। यानी एक इंसान, एक लड़का जिसने एक सपना देखा, उस सपने को उसने फॉलो करना चालू किया, अपनी जिंदगी की अपनी जी जान अपनी मेहनत दे दी, 8-9 साल जिंदगी के लगा दिए, जिसके शुरुआत के टाइम में तो कोई कोच नहीं है, वीडियो से देख रहा है, यूट्यूब से सीख रहा है, अपने आप को प्रूव किया, दुनिया को बोला कि अगर तुम मेरे को कोच नहीं दे सकते तो मेरे को रोक नहीं सकते। अपने आप उसकी टैलेंट को लोगों ने पहचाना, ही गॉट अ कोच एंड देन ही गॉट सेकंड प्लेस। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये है इस चीज में कि ओलंपिक्स के अंदर इसने वो जो टेक्निक निकाली थी ना, वो इसकी टेक्निक थी कि अगर मैं खुद को धक्का दे दूंगा तो मेरा मोमेंटम भी मैं उस भाले को दे सकता हूँ, जेवलिन को दे सकता हूँ, तो जेवलिन और एक आधा मीटर आगे जाएगा, तो मैं और बढ़िया रिकॉर्ड कर पाऊंगा। देखो, खुद से जब वो कर रहा था और वो छलांगे मार मार के कूद के कर रहा था, तब तो वो जा रहा था 77.15 मीटर। ये उसकी खुद की मेहनत थी। ठीक है, यहाँ पे चीज समझनी है तुमको, क्या समझनी है यहाँ पे? समझनी है द रोल ऑफ अ मेंटर, द रोल ऑफ अ मेंटर। तुम टैलेंटेड हो, जिद्दी हो, डिटरमिन्ड हो, एक पॉइंट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, टैलेंट जो है अगर डिसिप्लिन के साथ मिल जाए, ठीक है, ये दोनों मिल जाएं तो ये होती है गोल्ड मेडल वाली कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज गोल्ड मेडल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी इसके पास टैलेंट था, डिसिप्लिन था, लेकिन गोल्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि टैलेंट और डिसिप्लिन को मिलाने के लिए जो बड़ा ब्रैकेट लग रहा है, उस बड़े ब्रैकेट को कहते हैं कोच या फिर मेंटर। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कुछ टेक्निक्स ऐसी थी जो वो चाह के भी नहीं कर पा रहा था। कोच जब इसको मिला, इसने क्या करा? इसने अपने 77.15 को 88.24 कर दिया, इसने 12 को 2 कर दिया, इसने फाइनलिस्ट में 12वीं पोजीशन पे आने वाले बंदे को, अपने आप को यहाँ पे ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट बना लिया। ठीक है, बट वॉज इट दैट सिंपल? नहीं। अपन तो ये देखेंगे, अच्छा 2016 में ओलंपिक गेम्स में जूलियस ईगो था, उसको सिल्वर मिला, उसकी पीछे की कहानी, उसकी जिद, वो मैटर करेगी। उसकी जिद ये थी कि जब उसको लगा कि भाई मेरी बॉडी जो है, कंधे से फेंक रहा हूँ, पूरा भाग के फेंक रहा हूँ, तो भी सर्टेन लिमिट तक ही जा पा रहा हूँ, उसने बोला ठीक है, लास्ट मौके पे आके कूदूंगा। कोच ने बोला पागल है क्या? अगर कूदेगा तो तेरा घुटना, तेरा एंकल सब खराब हो जाएगा, गिरेगा तो। उसने बोला नहीं कूदूंगा। क्या हुआ? हीट राउंड में, सिलेक्शन राउंड में उसने कूद कूद के भाला फेंका। उसने अपने जो राउंड थे, ओलंपिक्स के जो राउंड थे, उसने अपने पहले जो 3 राउंड होते हैं, 3 थ्रो होते हैं, पहले 2 थ्रो में उसने जो भाला फेंका था, तीसरे थ्रो में तो वो भाला फेंक ही नहीं पाया था, खून आने लग गया था उसके घुटने और उसके एंकल से, गिर गिर के। और अपने पहले 2 जो उसने फेंके थे ना थ्रो, ऑन द बेसिस ऑफ दोस 2 थ्रोज ओनली ही गॉट द सिल्वर। दैट इज द थिंग। ये है सबसे खास बात इस चीज की। ठीक है, तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसा है, अपने को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। टैलेंट है तो सोने पे सुहागा है, टैलेंट नहीं है तो डिसिप्लिन जो है वो किसी भी टैलेंटेड बंदे को, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, आराम से पीछे छोड़ सकता है। ये बात ध्यान रखना, टैलेंट तुमको एक पॉइंट तक लेके जा सकता है, उस पॉइंट के आगे डिसिप्लिन, उस पॉइंट के आगे तुम्हारी जो एक डिटर्मिनेशन है, सिंसियरिटी है, वो मैटर करती है। टैलेंटेड तो बहुत लोग निकले, खूब लोग थे टैलेंटेड, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ रहा,
जैसे कि सिंपल सी बात, क्या टैलेंट एक खिलाड़ी हुए थे अपने अजय जडेजा, कम था क्या टैलेंट? कूट कूट के भरा हुआ था टैलेंट। वो उस वक्त अपने जोंटी रोड्स थे, ठीक है। अपने पास थे विनोद कांबली, गजब, ठीक है। बट सचिन इज सचिन, सचिन सचिन ही रहे। ये मैं बात कर रहा हूं हमारे टाइम की। सचिन को जब हम भगवान के जैसे पूछते थे, भाई तुम्हारे टाइम पे विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी है, ये बात कर रहा हूं मैं। जब मैं बच्चा था, जब मैं बड़ा हो रहा था, जब क्रिकेट को मैं जीता था, तो सचिन सचिन था। कभी देखा सचिन के लिए कुछ देखा कि कहीं स्लेजिंग हो रही है, कुछ हो रही है, कि कुछ हुआ हो? अगर कोई बाई चांस कह भी दे, तो किसी ने मैच नहीं भी देखा ना, वो भी बोलेगा नहीं नहीं यार, सचिन ऐसा नहीं कर सकता, कह ही नहीं सकता। सचिन तो सचिन है ना। डिसिप्लिन है, दिस इज डिसिप्लिन। टैलेंट था, बिल्कुल था, लेकिन डिसिप्लिन और टैलेंट मिक्स हुआ और सचिन भगवान हो गए, ठीक है, फाइन। तो यहां तक जो मेरे को एक चीज तुमको बतानी थी, वो बतानी थी कि देखो दोस्तों, लाइफ में तुमको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ, परसिवरेंस के साथ अपने को परस्यूट को फॉलो करना ही होता है। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जब जॉब में जाओगे या तुम अपनी कोई स्टार्टअप करते हो, अपनी खुद के आइडियाज पे वर्क करते हो, तो फर्स्ट टाइम में तुमको सक्सेस मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नो वन कैन गारंटी दैट कि फर्स्ट टाइम में तुमको सक्सेस मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर जिद पे रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, तो तुम अपने टैलेंट को भी निखार सकते हो, और नहीं है टैलेंट तो टैलेंट एक्वायर भी कर सकते हो। कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। इस फोटो को देखो, क्या दिख रहा है इस फोटो में तुमको? ये बहुत बड़ी चीज है, अपने दिमाग से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन। क्या दिख रहा है इसके अंदर? इस फोटो के अंदर अपने को क्या दिख रहा है? तो मैं बोलूंगा भाई, इस फोटो में मेरे को दिख रहा है एक इंसान बैठा है, अच्छे हेडफोन लगा रखे हैं, गाने सुन रहा है और ड्राइंग बना रहा है। यही लगेगा, है ना, सिंपल। ये फोटो कुछ अपने को ज्यादा इंटरेस्टिंग या खास नहीं लग रही। ये जो फोटो है अपने को कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग या खास नहीं लग रही। ओके, अमरीश ने बोला है कि सैटेलाइट इमेज है। बिल्कुल, ये बात भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। ये जो फोटो है, ये सैटेलाइट इमेज, सैटेलाइट मतलब मैं कह सकता हूँ कोई कैमरे से एक इमेज ले ली किसी शहर की, और एक इंसान अपना पेन लगा के पोज कर रहा है, जैसे अपन नहीं करते फोटो खिंचाने के लिए, तो पोज मार रहा है, फोटो खींच रहे हैं। बात सही है इसमें, बिल्कुल। ओके, अब देखो, नाउ रीड द लाइन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो ये जो बंदा है, ये नाम है इसका स्टीफन विल्शायर। स्टीफन विल्शायर नाम है इसका। इसके ऑटिज्म है, और ये जो बना रहा है, ये पेनोरामा बना रहा है मैक्सिको सिटी का। ये पेनोरामा बना रहा है मैक्सिको सिटी का। ओके, सो हितेश ने बोला ड्राइंग ऑफ अ सिटी, मैप ऑफ अ सिटी, बिल्कुल। लेकिन खास बात क्या है उस ड्राइंग और मैप में? ड्राइंग और मैप में खास बात यह है कि यहाँ पे ड्राइंग और मैप जो बन रही है, वो एक इंसान बना रहा है। वो ड्राइंग एंड मैप एक इंसान बना रहा है जिसका नाम है स्टीफन विल्शायर, ठीक है, और जिसके ऑटिज्म है। ऑटिज्म है यानी जिसके सेंसेस वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तुम ये मान सकते हो, ठीक है। और वो मैक्सिको सिटी का ये यानी ये जो तुमको सामने दिख रहा है ना, जो बना हुआ दिख रहा है, ये स्केच इसने खुद ने बनाया है। ये स्केच इसने खुद ने बनाया है। तो कहानी क्या है? अब देखो, अब तुम्हारे सबके दिमाग में आएगा गजब है यार, शानदार चीज है। जब मैं बताऊंगा, हुआ सिंपल सी बात ये है, इस बंदे ने बोला मेरे को हेलीकॉप्टर में बिठाओ, शहर के चक्कर कटाओ, जब तक मैं ना बोलूं तब तक चक्कर कटाओ, 2 दिन 3 दिन चक्कर कटाओ, 2-2 घंटे चक्कर कटाओ। जब मेरे को ये शहर याद हो जाएगा, मैं आपको बोलूंगा मेरे को एक बड़ा कैनवास दे दो, और मैं इस शहर की आपको गली मोहल्ले की बिल्डिंग्स की डिजाइन बना के दे दूंगा। यानी ये जो फोटो है, जो तुमको एक सिंपल सी फोटो लग रही है कि कोई हेडफोन लगा के
गाना सुन रहा है, पोज मार रहा है, ठीक है, स्टाइल में बैठा है, नहीं, ये एक फोटो ये बता रही है कि दिस पर्टिकुलर फेलो स्टीफन वेल्टशायर, जिसके ऑटिज्म है, इसके कुछ कम रह गया, लेकिन कुछ भगवान ने ऐसा दिया इसको ज्यादा कि इसका दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर की मेमोरी से कम नहीं है, कैमरे से कम नहीं है। क्या किया इसने बोला मेरे को 2-3 राउंड लगाने दो मेक्सिको सिटी के, एंड आई कैन ड्रॉ एज इट इज, वही गलियां मोड़ सारी, ये लेन वो लेन सब बना दूंगा वैसी की वैसी, ठीक है। तो दिमाग में क्या बात आई, सिर्फ फोटो देख के तुम समझ पा रहे थे कि इस फोटो की खास बात क्या है, नहीं ना। लेकिन जैसे ही एज सुन एज डिटेल पता चली अपने को, अब तुम्हारा दिमाग बोला यार स्टीफन विल्टशायर के बारे में देखते हैं, जाके पढ़ें इसके बारे में क्या है ये, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, देखो इसमें क्या काबिलियत है। क्या ये पूरी जिंदगी ये कहता रहा कि मेरे ऑटिज्म है, मेरे ऑटिज्म है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। अपन तो नॉर्मल है, मैं नॉर्मल हूं, तुम सारे बच्चे नॉर्मल हो, हाउसफुल है अपना आज। इस हाउसफुल में कोई भी एक बच्चा ऐसा है जो ऐसा परेशान हो, नहीं। वी ऑल आर गिफ्टेड, that are all the senses are up, working, performing 100%। अपन यूज नहीं करें तो अपन क्या करें यार। अगर अपन यूज नहीं करेंगे अपने सेंसेस को, अगर अपन अपने सपनों को रियलाइज सच्चा सच्चा करने के लिए यूज नहीं करें, तो अपन किसको दोष देंगे। इसको देख लो ना तुम्हारे सामने एग्जांपल, तुम बोला रहे सर गिफ्टेड है, गिफ्टेड है, फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये, लेट मी गो बैक, जस्ट रीड दिस, क्या लिखा हुआ है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा गिफ्ट मिले तुमको, नहीं ना, तुम इसको गिफ्ट नहीं बोलोगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज अपने को समझना बहुत जरूरी है कि अपने को भगवान ने जैसा बनाया है, अगर जिद पे आ जाएं तो माहौल मचा सकते हैं। लेकिन वो तो क्या ना, अपन जिद करते ही नहीं है, अपनी जिद तो टिकटॉक की साइड चली जाती है गलती से, इंस्टाग्राम पे सेल्फी में चली जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है अपने, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। कभी भी तुमको लगे ना यार मेरे को भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, क्या है मेरे पास, ये नाम याद रख लेना, अपनी दीवार पे लिख लेना, इतनी ताकत देगा ना तुमको ये, तुमको लगेगा कि यू कैन कॉन्कर दी वर्ल्ड, तुम दुनिया जीत सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिमाग की बात समझ में आ रही है ना। अगला देखो, तो क्या दिख रहा है, सिंपल सा सवाल है, क्या चीज है। तो ये कोई सैंपल लग रहा है कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा कटा हुआ, कोई जैसे कोई जानवर को काट के रखा हो, कुछ ऐसा लग रहा है। और क्योंकि यहाँ पे देखो ये कुछ नंबर भी लिखा हुआ है, यानी पक्का पक्का कोई सैंपल चीज है ना। इंटरेस्टिंग लग रही है, नहीं क्या इंटरेस्ट है इसमें, नॉर्मल है, ठीक है, जो है सो है, बिल्कुल जो है सो है। मैं कहता हूं कि ये एक इंसान के शरीर की टिश्यू जो होती है, अपने ना सेल्स एंड टिश्यूज, तो सेल्स एंड टिश्यूज में जो टिश्यू होती है ये उसकी एक स्लाइड है। तो तुम बोलोगे तो मैं क्या करूं सर, मैं बायो का बच्चा थोड़ी ना हूं, अपन थोड़ी ना बायो के बच्चे हैं। आई बात समझ में, ये बोलोगे ना तुम कि सर बायो के बच्चे थोड़ी ना अपन, यहाँ पे तो अपन एक मिनट, ओके, यहाँ पे अपने पास मेरे को बताया विनोद सर ने कि अपने, ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक रिप्लाई आया है और मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, मैं उसको नहीं पढ़ने वाला हूं। यहाँ पे एक खिलाड़ी अपने साथ मौजूद है, जयंत पालीवाल, यू आर बैंग ऑन, है ना भाई। जयंत पालीवाल के लिए सब अपने कमरे में बैठे बैठे ताली बजा दो, क्योंकि बैंग ऑन आंसर दिया इसने, ये सही खिलाड़ी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ओके, हाँ, तो तुम बोलोगे सर हम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ये ब्रेन टिश्यू का हमको करना क्या है, ये किसकी टिश्यू है, किसकी स्लाइड है। ठीक है भाई, ये ब्रेन टिश्यू है, ये किसी के दिमाग की टिश्यू को काट के स्लाइड पे लगा के दिखा दिया।
अभी भी तुम बोलोगे तो करें क्या सर, दिखा दिया तो अच्छा फिर से दिखा दो। ऐसा होता है क्या ब्रेन टिश्यू? हाँ भाई ब्रेन टिश्यू ऐसा होता है। ठीक है, हमारा भी ऐसा होगा, हो सकता है भाई तुम्हारा ब्रेन टिश्यू भी ऐसा हो। आगे बढ़ जाएं। अब आया ना मजा बात का। ये जो आइंस्टीन हुए अपने, उनका जो दिमाग है, उसके ब्रेन की जो टिश्यूज काटी, उसकी स्लाइड बना के एक म्यूजियम में रखी हुई है। अब आई बात समझ में। अब तुम चाहोगे पीछे जाके देखना, क्यों? क्योंकि क्या पढ़ा होगा आइंस्टीन के बारे में? भाई आइंस्टीन का जो दिमाग था बहुत भयंकर था, आइंस्टीन अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूज कर पाता था। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल हितेश राठौड़ ने भी बैंग ऑन आंसर दिया है, ठीक है? तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, अच्छा यार ये तो काफी मैंने सुना था आइंस्टीन के बारे में, मैंने सुना था कि उसके दिमाग को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है क्या? और तुम वापिस जाके देखना चाहोगे। अब तुम देखना चाहोगे कि इसमें क्या अलग है यार, इसके दिमाग में मेरे दिमाग में क्या अलग है। अब तुम चाहोगे कि क्या थोड़ा सा मेरे को मेरे दिमाग के बारे में भी पता चले, जिससे कि मैं कंपेयर तो कर सकूं कि इसके दिमाग में मेरे दिमाग में क्या अंतर है। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि जब तक अपने को ये नहीं पता था ना कि चीज क्या है, तब तक अपन अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे, है ना? जैसे ही मेरे को पता चल गया कि ये जो स्लाइड है ये आइंस्टीन की ब्रेन टिश्यू की है, तो एक दिमाग में एक बात आ गई कि यार फिर से देखें, समझें इस चीज को। तो यहाँ पे मेरे को ये समझना पड़ेगा कि अपना जो दिमाग है वो काम कैसे करता है, ये समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। आयुष बोल रहा है भाई ऑल माइंड आर सेम, बिल्कुल दोस्त, सब एक बराबर हैं। खाली डिपेंड इस चीज पे कर रहा है कि कौन कितना यूज कर रहा है। आइंस्टीन को भी जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का काम करना था, उसने अपने फ्रेंड के साथ बैठ के तकरीबन 8 या 9 साल मैथमेटिक्स सीखी। और अपने को क्या लगता है, अरे यार मेरे को तो अब आ गया सब, अब थोड़ी ना नया सीखूंगा। ऐसा नहीं है, पर क्योंकि जो चीज तुमको आती है वो तुमको आती है, जो चीज तुमको नहीं आती हो तो सीखनी पड़ेगी ना, ठीक है? तो व्हाट ही डिड, ही वेंट टू हिज फ्रेंड, आइंस्टीन की बात है, ही वेंट टू हिज फ्रेंड और उसको बोला कि यार मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मेरे को ये कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े टिपिकल हैं और जो मेरे आगे रिसर्च में काम आ सकते हैं, आई मे नीड योर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दिस। दैट्स ऑल, सिखा दिया गया, समझा दिया गया, ठीक है? तो अपन यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू कि अपना दिमाग कैसे काम करता है। तो देखो अपना दिमाग बहुत सिंपल सी बात है, जब तक अपने दिमाग को इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाए किसी भी चीज की, वो उसको पकड़ेगा नहीं। इसलिए अपने को इंपॉर्टेंस समझनी है किस चीज की? टाइम की। इंपॉर्टेंस समझनी है टाइम की। कैसे? ये जो समय है ना, निकले जा रहा है और अपन क्या करते हैं, ठीक है यार कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसों कर लेंगे, क्या जा रहा है। बट देन अगर वही चीज तुम आज कर लेते हो तो हो सकता है ना कल कुछ नया करो। और तुम आज अगर उस चीज को करते हो, अपने सपने के लिए तुम आज एक पहला कदम लेते हो, तो हो सकता है यू विल रियलाइज कि अभी मेरे को और हार्ड वर्क की जरूरत है, अभी मेरे को और सीखने की जरूरत है। यू मे मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम। तो अपना जो दिमाग है, जब तक उसको किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाए, तो वो उस चीज को उस तरीके से लेना ही नहीं चाहता। सिंपल सा एग्जांपल, क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर ने लेक्चर चालू किया और बोल दिया भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं 15 नंबर का क्वेश्चन देने वाला हूँ। नींद आएगी क्या तुमको? तुम बोलोगे यार एक अक्षर ने छूट जाए देख ले, 15 नंबर इसमें आ गए, 10-12 नंबर इधर उधर से कबाड़ लेंगे, तो एक बार अपन पास तो हो जाएंगे, राइट? और टीचर आगे चालू कर दे क्लास, कुछ नहीं बताए, उल्टा ये बोल दे कि अरे बेकार टॉपिक है, इसको इसमें से तुम्हें कभी पेपर ही क्वेश्चन देता ही नहीं किसी पेपर में। तुम बोलोगे अरे जान दे रहे, अपन भी एक नींद निकाल लेते हैं। आ रही बात समझ में? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन ये समझें कि अपना दिमाग कैसे काम करता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अपने दिमाग के लिए, अपने दिमाग के लिए डायमंड इसलिए डायमंड है क्योंकि अपने को बताया गया कि डायमंड महंगा है, एज सिंपल एज दैट। हीरा क्योंकि महंगा है,
इसलिए अपने दिमाग को हीरे की कद्र है। अगर तुम वो डायमंड लेके जाके किसी को दे दो जिसको पता ही नहीं कि डायमंड क्या चीज होती है, तो बोलेगा मैं क्या करूं इसका। और वही तुम उस डायमंड को लेके दे दो किसी इंसान को, जौहरी को, जिसको हीरे की परख है, वो बोलेगा यार तेरे को कहां से मिला, ये तो बहुत शानदार चीज है, राइट। तो डायमंड इज वर्थ इट बिकॉज वी नो दैट इट इज अ डायमंड। मेरे को पता है कि वो डायमंड है, तभी मैं उसकी इतनी कदर कर रहा हूँ। एक कहानी है इसके ऊपर, ठीक है, सच्ची कहानी नहीं है, वो है एनेक्डोट है ये, कि ऐसे कहते हैं ना फेबल्स होती है ना जो कहानियां चलती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा बैठा था नदी किनारे और बड़ा ही उदास सा बैठा था। तो वहां पे ऐसे ही नदी के किनारे बैठा ऐसे ही हाथ पैर मार रहा था, तो उसको कुछ चमकीली चीज मिली, उसने उठाई, बैठे बैठे उसने उसको पानी में फेंक दी। वहां पे जब उसने और देखा तो और कुछ चमकीली चीज मिली, वो पानी में फेंकता चला गया। ठीक है, वो क्या बोल रहा था, यार ये क्या किस्मत है, कोई काम नहीं कोई धाम नहीं, मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं, मैं करूंगा क्या जिंदगी में, कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में तो। और वो बैठा बैठा बस वो वहां से कंकर उठा के फेंके जा रहा, उठा के फेंके जा रहा। व्हाट हैपेंड, उसी वक्त वहां से एक ट्रेडर निकल रहा था, व्यवसायी जो होते हैं, है ना, पानी वानी पीने के लिए नदी के किनारे रुका होगा कि थोड़ा सुस्ता लूं। ठीक है, उसने देखा बच्चा बैठा है, तो बोला, उस बच्चे को पूछा भाई यहाँ से ये वाला गांव जाना है कितनी दूर है। बच्चे ने बता दिया, भाई आप जिस गांव में यहाँ से आगे मे बी 10 कोस 20 कोस दूर जाओगे तो आपको, आप जिस गांव जाना उस गांव पहुंच जाओगे, सड़क का रास्ता है, सीधे सीधे चले जाओ, कोई ना कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी, बैठ के चले जाना। ट्रेडर ने बोला ठीक है। बोले चलो यार थोड़ा हाथ पैर धो लूं, खाना वाना खा लूं, यहाँ पे सुस्ता लेता हूँ। बैठा बैठा खाना खा रहा था तो उसने देखा कि कुछ चीजें चमक रही हैं नदी किनारे। उसने जाके देखा, ठीक है, और उसने उसको उठा के देखा, वो बहुत खुश हो गया। उस बच्चे ने उसको देखा ट्रेडर को, बोला कि क्या हुआ, इतने बड़े खुश बड़े हो रहे हो। बोले भाई देख मेरे को क्या मिला। बोले क्या मिला। बोले ये देख ये हीरा है हीरा। बोले बोले तो, बोले तो ये कि ये जो एक अकेला है यही लाखों रुपए में बिकता है अगर बाजार में बेचे तो लड़का बोला अच्छा। एंड देन उस लड़के ने देखा कि वो जहां बैठा था वहां पे जो वो खूब सारे चमकीले चमकीले पत्थर से पड़े थे जिनको वो नदी में फेंक रहा था ये बोलते हुए कि ये क्या किस्मत है, वो क्या किस्मत है और है जिंदगी में, मैं इस गांव में क्या करूंगा। अब उसमें सिर्फ एक चमकीला पत्थर बचा था। क्योंकि क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता था कि जो उसके पास है, जो उसके पास है वो एक डायमंड है, उसने उसकी कद्र नहीं की। व्हाट इज द डायमंड दैट यू हैव। तुम्हारी जिंदगी में जो डायमंड नाम की चीज है वो क्या चीज है। तुम्हारे पास जो डायमंड नाम की चीज है वो ये है कि तुम्हारे को भगवान ने जो बनाया है उसमें सब चीज परफेक्ट दी है, पूरा एक सिस्टम दिया जो परफेक्ट है। सोच सकते हो, समझ सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल सकते हो, सपना देख सकते हो, सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते हो। लेकिन आलस्य कहते हैं ना, लेजीनेस, वो तुमको उसकी वर्थ को जानने में, इग्नोरेंस, कभी कभी क्या होता है ना अपन इस जिद पे आ जाते हैं ठीक है नहीं आता तो नहीं आता। क्यों भाई, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर वक्त सीखना पड़ेगा। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि तुमको लगेगा कि यार नहीं यार मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, आज तक ही नहीं किया। आज तक तो बहुत सारी चीजें जो तुमने नहीं करी। जब तुमने अपनी मोटरसाइकिल चलाई पहली बार तो तभी चलाई थी, कोई पिछले जन्म का तो है ना तुमको याद था। जो फाइटर प्लेन बनाते हैं, मैं जब इसरो में था सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था तो ये तो नहीं था कि मैं पिछले जन्म का मेरे को याद था, मेरे में कलाम साहब की आत्मा घुसी थी कि सब याद था। नहीं, बिल्कुल इट डजंट वर्क दैट वे। यू लर्न, and when you start learning then you start understanding the worth, and then only you can make your life a diamond, a shining, I will rather say not shining, diamond shine नहीं करता, डायमंड जो है वो डेजलिंग होता है ना, सिंटिलेटिंग होता है, ट्विंकलिंग होता है लाइक अ स्टार, राइट। तो जो डायमंड के जैसे तुम स्पार्कलिंग डायमंड बनोगे तुम जब तुम उस वर्थ को समझ पाओगे। ठीक है, तो उसी के लिए ये दो एग्जाम्पल थे। अब सबसे बड़ी चीज जो होती है ना लाइफ में वो थी क्रिएटिविटी, सबको दी है भगवान ने। ठीक है, एक एक्टिविटी अपन उसके लिए करते हैं, ये देखो इस फोटो को,
तो इस फोटो में तुमको क्या दिख रहा है? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक इंसेक्ट है जिसका ये मुंह है, ये पंख है, ये पूंछ टाइप दिख रही है, ये इसके पंजे हैं, उल्टा लटका हुआ लग रहा है, चमगादड़ टाइप, है ना? अगर नीचे की साइड से अगर फोकस करूं तो ये चेहरा दिख रहा है ना? ओके, तो राकेश ने बोला है सर टेल समथिंग मोर अबाउट ब्रेन, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व आवर लिम्बिक सिस्टम। ओके, तो अपन देखो बायोलॉजी का तो लेक्चर नहीं है, लेकिन अपन इतना जरूर समझ सकते हैं कि दिमाग को अपन अपने वश में कैसे कर सकते हैं, और उसी के लिए जो एक्टिविटी तुम्हारे सामने है ना, वो तुमको वही एग्जैक्टली मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मोर अबाउट ब्रेन, यस आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग मोर अबाउट ब्रेन। अपन अपने इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी सामने जो चीज है ना, उसी से तुमको समझ में आ जाएगा। इसको देखो तुम, क्या दिख रहा है तुमको? ऐसा लग रहा है ना कि ये दांत बने हुए हैं इसके, ये मुंह बना हुआ है, ये पंजा, ये पंजा, ये कोई पूंछ है, कुछ पकड़ा हुआ लग रहा है इसने, जैसे हाथ में यहाँ पे कुछ पंजे में पकड़ा हुआ छिपकली टाइप, तो ये इसके पंख है, राइट? ऐसा लग रहा है? ओके, लेट्स सी। किसी को बताना है क्या चीज है? एनीवन वांट्स टू ट्राई? ओके, okay, so someone is saying that I think we have to rotate the phone then observe. Okay, you may try, तुम फोन को रोटेट करके देख लो, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, देन विल गेट टू नो कि क्या चीज है। ओके, अब देखो ये वो इमेज है जो मैंने तुमको दिखाई थी, और इस इमेज में मैंने कलर भर दिया। ये देखो ये वही है सारा, ये जो बना हुआ है ढांचा, जिसको अपन पंख बोल रहे थे, वो ये चीज है, और ये दूसरा पार्ट है। तो अब तुम्हारे दिमाग ने बिल्कुल, तो जैनब ने बोला है ये ह्यूमन फेस है। हिमांशु तिवारी थोड़ी मस्ती के मूड में वो बोल रहा है सर कोरोना इसी चमगादड़ की वजह से हुआ था। हाँ लेकिन दोस्त ये चमगादड़ नहीं है, ये एक इंसान का चेहरा है। हितेश ने बोला है अ मैन विद अ कैप, यस बिल्कुल, दिस इज अ मैन विद अ कैप। काउबॉय जो होता है ना, काउबॉय, ये काउबॉय की फोटो है, ह्यूमन फेस है, बिल्कुल ह्यूमन फेस है, बात सही है, सही पकड़ा है। सो लेकिन इससे पहले पिछली स्क्रीन पे जब अपन थे, तो जो हाउसफुल है अपने पास ऑडियंस का, उसमें से जो हाउसफुल है अपने पास ऑडियंस का, उसमें से 95% लोगों को ये ह्यूमन फेस नहीं लगा होगा। हुआ क्या होगा ना, क्रिएटिविटी ने छलांगे लगाई होगी। अगर कल किसी ने वो, इसकी कौन सी है वो मूवी है ना, बैटमैन वाली मूवी, क्या नाम है उसका, डार्क नाइट, या वो मूवी देखी है, तो उसको लग रहा होगा यार बैटमैन टाइप कुछ बैट बनी हुई है, क्रिस्टोफर नोलन, वो कौन था वो, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है ना, वो है। अगर किसी ने कल कुछ और पढ़ा है मौत के बारे में या किसी इंसेक्ट के बारे में, उसको लग रहा होगा इंसेक्ट है। किसी ने कल ही कोई काउबॉय वगैरह टाइप की चीज देखी होगी, पढ़ी होगी, डार्क नाइट राइजेस, बिल्कुल अक्षम अहमद ने मेरी हेल्प करी है, डार्क नाइट राइजेस, यस वही मूवी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो ये क्रिएटिविटी की एक रेस, और सच्चाई ये है कि जब तुम व्हेन यू विल गो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तुम उसी क्रिएटिविटी की रेस में ही भागने वाले हो दोस्तों, तुम उसी में ही भागोगे। और क्रिएटिविटी ऐसी चीज है कि उसको अगर तुमने लिमिट कर दिया तो तुम रेस में वहीं रुक गए, तुमको लगेगा तुम भाग रहे हो, तुम रुक गए। कैसे? अब मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, तो बची हुई जिंदगी के लिए अब ये फोटो तुम्हारी लिए एक काउबॉय बन गया, एक इंसान बन गया जिसने हैट लगा रखी है। देखो ये कोई नई चीज नहीं है, दिस इमेज इज अवेलेबल ऑन गूगल, और मैंने भी वहीं से ली है। तुम में से बहुत से बच्चों ने पहले देखा हुआ होगा, तो सिंस तुमने पहले से देखा होता तो बहुत सौ को पहले से पता होगा। आउट ऑफ 101 हाउसफुल जो अटेंडीज हैं, उसमें से मेरे को तो 3-4 नहीं बताया ना,
अ मैन विद अ हैट और काउबॉय है, अ ह्यूमन फेस है, ठीक है। लेकिन बाकी बाकी की क्रिएटिविटी भाग रही थी, सब अलग अलग लगा रहे थे दिमाग, ये पूंछ होगी, ये डायनासोर होगा, ये क्या होगा, ये कोई इंसेक्ट होगा, उड़ने वाला है, चमगादड़ है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मैंने तुमको इसकी सच्चाई बता दी, अब बची हुई जिंदगी के लिए तुम्हारा ये जो फोटो है तुम्हारे लिए काउबॉय है जिसने एक हैट पहनी हुई है। मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने तुम्हारे क्रिएटिविटी के जो घोड़े दौड़ रहे थे उनको मैंने रोक दिया, मैंने उनको सदा के लिए रोक दिया इस पर्टिकुलर फोटो को बता के। अगर तुम खुद इसको सोल्व करते, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आता कि यार मैंने एक पजल सोल्व करी। आ रही बात समझ में? व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? इंटरव्यू के सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? एप्टीट्यूड, कैट का एग्जाम लिखोगे क्या आएगा? कहते हैं ना भाई क्वांट आता है यार, बहुत तगड़ा क्वांट आता है। 2 पार्ट है, वर्बल एंड क्वांट। बाहर पढ़ने जाना है, जीमैट लिखते हैं, जीआरई लिखते हैं, वर्बल एंड क्वांट। वर्बल एंड क्वांट में जो है तुमको क्या लगता है, मैथमेटिक्स कोई हाई फाई आती है? हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं आती है, बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स आती है। इनफैक्ट ये क्लेम करते हैं सारे एग्जाम वाले कि 10वीं तक की मैथमेटिक्स देते हैं हम तो खाली। बट मैथमेटिक्स विद अ क्रिएटिव अप्रोच, दिमाग को एक तरीके से सर्टेन पैटर्न को समझने के लिए, सर्टेन तरीके से दिमाग प्रोसेस कर इंफॉर्मेशन को, उस तरीके से दिमाग की टेस्टिंग होती है। ये माना जाता है कि 10th तक की मैथ्स आती है क्वांट में, लेकिन बच्चों की क्वांट में ही पसीने आ जाते हैं। चलो वर्बल तो समझ में आता है कि अपनी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, बट मैथ की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, तो मैथ में क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैथ में नहीं है, प्रॉब्लम है अपनी अप्रोच में। अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे ये कि ये जब क्वेश्चन जिंदगी में अपने से पूछा जाएगा, अपन अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा ही नहीं रखेंगे, अपन सोचेंगे ही नहीं कि क्या हो सकता है इसका, अपन सीधा आंसर चाहेंगे। वी आर वेरी ईगर, वेरी वेरी ईगर टू नो द सॉल्यूशन, वी आर नॉट रेडी टू डिराइव इट। जब तुम खुद डिराइव करोगे तुमको खुद की फीलिंग आएगी, तुम अपने दिमाग को बता पाओगे कि यार इस रास्ते सोचा था तो नहीं आया था, दूसरे रास्ते देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुमने सीधा सीधा सॉल्यूशन देख लिया तो तुमको ये कैसे पता चलेगा कि भाई किसमें कितना दम है, तुम्हारे दिमाग में कितना दम है, ये कैसे पता चलेगा? आज की तारीख में अब बची हुई जिंदगी तुम इस फोटो को देखोगे ना, तुमको क्या ध्यान आएगा, हाँ वो एक सेमिनार हुआ था, फोटो दिखाई थी सर ने, ये काउबॉय की फोटो है रे, काम खत्म। लेकिन अगर इस फोटो को चेंज करके कोई दूसरी फोटो डाल दी जाएगी और तुम्हारे दिमाग ने ये नहीं समझा कि किसी और तरीके से सोचो, शेडो इफेक्ट में सोचो या दूसरे एंगल पे सोचो, आते हैं ना ऐसे, व्हाट्सएप पे नहीं चलते हैं, इसमें बताओ कितने टाइगर्स हैं, इस फोटो में तुमको बिल्ली दिख रही है क्या, ठीक है। ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ना, ये ब्रेन डेवलप करने की एक्टिविटीज होती है। भाई तुमको बोल दिया गया कि बिल्ली दिख रही है कि नहीं दिख रही, फिर तुमको हर चीज में बिल्ली दिखती है कि सोफे के नीचे है, पंखे के ऊपर है, जबकि वो बिल्ली कहीं किसी कोने में बनाई हुई होती है। लेकिन अपन उसको ना, अपन इन एक्टिविटीज को ना बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन जब यही चीजें अपने रियल लाइफ में आती है तो अपन पीछे रह जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। आज पूरा का पूरा सेशन जो चल रहा है ना, लेटरल थिंकिंग और ब्रेन की अप्रोच पे ही है। अपने को समझ में आ गई ना इंपॉर्टेंस इन चीजों की, तो तुम्हारे को बची हुई लाइफ में कभी इशू नहीं होगा। देखो सीधी बात बताता हूँ, मंगलयान की बात बता देता हूँ। मार्स ऑर्बिटर मिशन में सोलर पैनल डिजाइन करना है, क्योंकि भाई एक सैटेलाइट जो है उसकी लाइफ लाइन होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल डिजाइन करना है और मैं सोलर पैनल फैब्रिकेशन डिवीजन में ही था, पावर सिस्टम्स ग्रुप। लैब था मेरे पास, एक लंबा चौड़ा बड़ा लैब था जहां पे सोलर पैनल बनते थे जो सैटेलाइट्स में लगते थे। IRNSS जो नाविक सिस्टम आ रहा अपना, उसमें जो सोलर पैनल बनने थे, इनसेट और जीसेट मिशन के सोलर पैनल बनते थे, ठीक है। अब मंगलयान जब बना, भाई मंगलयान से पहले कोई मंगलयान गया अपना? नहीं गया।
यानी क्रिएटिविटी की सारी सीमाएं हमारे लिए खुली हैं। अब दो काम हो सकते हैं, या तो सीधा जाओ और जाके जिनने भेजा हुआ है मार्स पे उनको बोल दो यार प्लीज यार अपनी डिजाइन दे दो, ठीक है, उनसे डिजाइन ले लो और वैसी डिजाइन बना दो, वो तो बेच देंगे, पैसा ले लेंगे, डिजाइन दे देंगे तुमको, क्योंकि वो तो मिशन कर चुके हैं। या फिर एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो क्या करा, तो जब मैं ISRO में था, तो व्हेन दिस थिंग वाज प्लान्ड, तो वहां पे रिसर्च पेपर मांगे गए कि भाई मार्स ऑर्बिटर मिशन जो अपन प्लान कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर कुछ करना चाहो तो आप उस पर पेपर सबमिट कर सकते हो, अपना वर्क सबमिट कर सकते हो। अब वर्क जब सबमिट करना होता है ना, तो यू डू सम रिसर्च, यू डू सम नोवल वर्क, कुछ नया कैलकुलेशन करते हो, कुछ नई अप्रोच ढूंढते हो, एग्जिस्टिंग लिटरेचर पढ़ते हो, लेकिन उसको कॉपी नहीं करते, उसके अंदर अपना एक फ्लेवर डालते हो। अब हुआ क्या उससे, हुआ ये कि कुछ नई डिजाइन हुई, तो अपना जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था दैट वाज नॉट सेम एज द अदर ऑर्बिटर मिशंस जो थे। तो ये सारी डिस्कशन भी आगे करेंगे अपन, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो तो सीधी बात क्या हो गई, दो चीज हो गई। पहली कि अपना जो दिमाग है जब तक उसको अहमियत नहीं बताओगे किसी भी चीज की, वो इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। दूसरा, अपना दिमाग बनाता है पैटर्न। कैसा पैटर्न बनाता है, ऐसा पैटर्न बनाता है, तुम सब देखो इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो कहीं ना कहीं कोचिंग तो गए होगे 11वीं 12वीं में। जब तुमने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल रटी होगी तो तुमने ऐसे तो रटी नहीं होगी, अच्छा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम, नहीं। तुमने कैसी रटी होगी, तुमने बोला होगा है ली ना की रब से फरियाद, क्यों, या तुमने ऐसे रटा था हाँ भाई हीलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम होता है, नहीं ऐसा करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि दिमाग पैटर्न समझता है। मैंने एक निमोनिक बना लिया, याद कर लिया, और मैंने ऐसे पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर ली। आगे देखें, जब आगे बढ़े तो अपना था बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप, कोई के बाप राजी थे और कोई के बाप रोए थे। कोई का ये बनता था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कोई का था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये पैटर्न्स है जो तुमने याद करे थे, राइट। मैंने भी याद करे होंगे कभी, जब मैं 2002-2004 में 10th और 12th के एग्जाम लिख रहा था, और याद करे थे तो अभी तक याद है। आई बात समझ में। तो अपना जो दिमाग है वो एक पैटर्न मेकिंग सिस्टम है, वो पैटर्न बनाता है। जैसी पैटर्न समझ में आ गया वो दिमाग में ऐसी चिपकेगी जैसे सीमेंट में कुछ लिख दो और सीमेंट सूख जाए, देन नथिंग कैन बी डन, फिर वो हटाई नहीं जा सकती। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके सो एक एक्टिविटी है बैलून को इन्फ्लेट करने की, तो ये एक्टिविटी तो अब मैं तुमको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज वीडियो जो है वो अपना अभी एक्सेस नहीं है, तो विल स्किप दिस, ठीक है। ये एक बहुत ही सेलिब्रेटेड क्वेश्चन है, ये मैं बहुत जगह पूछता हूँ, मतलब मैंने बेंगलोर में दी, जब सेमिनार मेरा हुआ मैंने तब भी पूछा, ये क्वेश्चन जब मेरा टेडेक्स में टॉक हुआ था मैंने तब भी पूछा, तो ये क्वेश्चन मैं आज तुमसे भी पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जो लीव्स हैं why they appear green in color, जो लीव्स हैं why they appear green in color, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने जब मेरा टेडेक्स टॉक था तब भी मैंने अपने टॉक में ये सवाल किया। मेरा बेंगलोर में साइंस फोरम इनॉग्रेशन के लिए मैं गया था आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, मैंने तब भी वहां पे इन बच्चों से क्वेश्चन पूछा, तो मैं तुमसे ही पूछता हूँ। ओके सो वी आर गेटिंग द आंसर। सो निशांत बोल रहा है क्लोरोफिल, वर्षा बोल रही है क्लोरोफिल, हेमा बोल रही है ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड अदर्स आर एब्जॉर्ब, रौनक बोल रहा है क्लोरोफिल, बिल्कुल क्लोरोफिल जिनने बोला है बिकॉज आर आई शो इट ग्रीन, परंजय बोल रहा है
राज्यवर्धन बोल रहा है क्लोरोफिल ऑल कलर्स आर एब्जॉर्ब एंड वी गेट बैक द ग्रीन कलर। तो देखो बात ये है कि ये जो सवाल है ना, ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया था अपने जो सीवी रमन सर थे, है ना, नोबेल प्राइज मिला था उनको भी। ये सवाल सबसे पहले उनने पूछा था, आईआईएससी बेंगलोर का फंक्शन था, वहां पे उनने एक अपना लेक्चर दिया था, वहां पे अपनी टॉक में उनने ये बात करी थी कि साइंस का स्टूडेंट जो है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा कहूंगा साइंस का स्टूडेंट नहीं, हर एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दैट यू आस्क क्वेश्चंस एंड यू आस्क व्हाई। वैभव बोल रहा है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल 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 बात सही है। तो होता क्या है कि लाइव जो लीव्स है दे अपीयर ग्रीन इन कलर बिकॉज लीव्स के अंदर कुछ एक ऐसा अपने पास केमिकल कंपाउंड है, क्लोरोफिल कह रहे हैं अपन जिसको, जो कि बाकी सारी चीजें तो एब्जॉर्ब कर डाल रहा है और अपने को सिर्फ ग्रीन कलर वापस आने दे रहा है ना। लेकिन ये बात मैं फिर से बता रहा हूं, ये सवाल कोई ऐसा सवाल नहीं है जो रैंडम है, ये सवाल ऐसा है जो अपने सर सीवी रमन सर ने पूछा था, वो भी आईआईएससी के किसी फंक्शन में। ठीक है, तो तुम सोचो आईआईएससी इतना बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन सर, और सवाल क्या पूछ रहे बेसिक कि भाई पत्तियां हरी क्यों दिखती है। ठीक है, इसकी बहुत शानदार कहानी है, इसकी बहुत शानदार कहानी। अब देखो होता क्या है ना, प्रॉब्लम कहां जाती है, ये सवाल तुमने पूछा, अब देखो दो चीजें हैं, एक तो होता है आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि तुम्हारे पार्ट पे है, एक है आंसरिंग इट जो कि टीचर के पार्ट पे है। अब बच्चे ने बोला मैम या सर पत्तियां हरी क्यों होती है, समझ में नहीं आया। सर ने बोला क्योंकि वो हरे रंग को है ना भेज देती है वापस। ठीक है सर, बच्चे ने आंसर लिख दिया एग्जाम में कि लीव्स अपीयर ग्रीन इन कलर बिकॉज ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड एंड ऑल अदर कलर्स आर एब्जॉर्ब। क्या गलत है आंसर? नहीं, आंसर गलत नहीं है, लेकिन पूरा सही नहीं है। आंसर गलत नहीं है लेकिन पूरा सही नहीं है आंसर। पूरा सही आंसर क्या होगा? पूरा सही आंसर होगा दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द फिनोमेना। तो ये बात ध्यान रखनी है लाइफ के अंदर कि जब भी तुम्हारे सामने कोई भी चीज हो, सी एक्चुअली व्हाट हाउ दिस विल हेल्प। तुम गए, यू गॉट अ प्लेसमेंट, तुम एक फर्म में गए और तुमको बताया गया कि यहाँ पे ये जो है ये करता है, इससे ये होता है, एक्स वाई काम करता है, वाई से जेड होता है, जेड से डब्ल्यू होता है। तुमने सुना, याद रख लिया, अब गड़बड़ आ गई वाई में, तो तुमको बस इतना पता है कि भाई एक्स से वाई है, वाई से डब्ल्यू है, डब्ल्यू से जेड है। अब वाई में गड़बड़ आ गई और तुमने कभी ये सवाल नहीं करा कि वाई के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर ऐसी क्या चीज है कि ये एक्स को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तुमने कभी ये सवाल नहीं करा कि एक्स के ऊपर क्या लिमिटेशन लगानी है कि डब्ल्यू ही बने। ऐसा तो नहीं है कि एक्स में कुछ चेंज हुआ तो वाई से डब्ल्यू की जगह मेरे को ए मिल जाएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि जब ये प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे को लगेगा यार फिर से शुरू करना पड़ रहा है, और उस वक्त जो तुम्हारे सीनियर होंगे उनको लगेगा कि यार जब समझाया था तब तो इसने बोल दिया था, सब समझ में आ गया, अब ये इस छोटी सी बात को लेके मेरे पास आ रहा है। ये मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ तुमको, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाली चीज है। ये ऐसी चीज है जहां पे अपने को लगता है ठीक है जो बता रहे हैं सुन लेते हैं। बहुत बार होता है ऐसा, जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करा जाएगा ना तुमको, कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ होगा, तो जो बता दिया तुम वहीं पर रुक जाते हो। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पूछ लेता है, तो जैसे ही मैं डेप्थ में गया, पत्ता साफ, क्लीन बोल्ड, एलबीडब्ल्यू, कॉट बिहाइंड द विकेट, कुछ भी हो जाओगे। मोस्टली तो क्या होगे, स्टंप हो जाओगे, क्रीज के बाद मिलोगे तुम, राइट। सो ये बात ध्यान रखनी है कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन बताएंगे इसकी कहानी को डिस्कस करेंगे। सो सब बातों की एक बात आ गई, सब बातों की जो एक बात आ गई वो ये आ गई दैट वी हैव टू ट्रेन आवर
ब्रेन, अपने को अपने दिमाग की ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि क्यों जरूरी है, वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन। क्यों? दिमाग बाहर निकाल के देख लो क्या होगा। कहते ना ब्रेन डेड हो गया। आइंस्टीन, ये स्टीफन हॉकिंग्स की बात करें, स्टीफन हॉकिंग्स के पूरे शरीर में प्रॉब्लम थी, बस दिमाग भाग रहा था। ठीक है, ये जो चीज थी इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा थी, और बाकी पूरा जो शरीर था वो ढीला था। राइट? हुआ क्या? आइंस्टीन की बात करें, आइंस्टीन की बॉडी के किस पार्ट को आज तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी ब्रेन टिश्यू को रखा हुआ है। भाई पेन तो वो उंगलियों से पकड़ता था ना, तो ये कह सकते हैं ना यार उंगलियों की भी स्किन को रखो, क्योंकि वो स्किन ही पेन के टच में आई थी, और फिर उसने तो इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसी ने तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था, उसी ने तो ग्रेविटी के सारे नियम को चेंज करा, न्यूटन की जो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी न्यूटन के लॉ से, वो सारी बता दी, स्पेस टाइम फैब्रिक बता दिया आइंस्टीन ने। लिखा होगा ना। तो उंगलियों की स्किन क्यों नहीं रखी? क्योंकि उंगलियों की स्किन का कोई रोल नहीं है, रोल है दिमाग का। तो जब तक तुम इस दिमाग को नरिश नहीं करोगे, जब तक तुम इसकी एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब तक तुम इसको ट्रेन नहीं करोगे, तो कुछ भी कर लो, सक्सेस तुमसे बहुत दूर है। जस्ट लाइक कि ब्लैक होल में से रोशनी आने का जो चांस है, कि भाई एक ब्लैक होल से कितनी रोशनी बाहर आ सकती है, वही चांसेस हैं अपनी सक्सेस के, अगर तुमने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया। कैसे करना है? कैन यू एक्सपेक्ट अ सोल्जर कि वो अपने ब्रेन को ट्रेन करे जैसे कि एक कोडर करता है? नहीं, वो अपने ब्रेन को ट्रेन करेगा कि कुछ भी हो जाए, कितना भी दर्द दे ये शरीर, लेकिन मातृभूमि सबसे ऊपर। वो अपने ब्रेन को अलग तरीके से ट्रेन करेगा। लेकिन जो कोडर है वो कैसे ट्रेन करेगा ब्रेन को, कि सामने कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ो, सॉल्यूशन ढूंढो, लॉजिकली उसको अरेंज करो एंड डिलीवर द सॉल्यूशन। डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो ये तुम एक सिंपल अप्रोच नहीं लग सकती इसके अंदर कि ट्रेन द ब्रेन का मतलब ये कि हाँ सब जाके सेम एक्सरसाइज करने लग जाओ दिमाग की। नहीं। और सबसे बड़ी बात, अपना दिमाग पैटर्न समझता है ना। पैटर्न समझने का मतलब क्या हुआ? पैटर्न समझने का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है, आज की तारीख में अगर किसी बच्चे को स्टार्टअप डालना है तो वो उसमें सबसे पहले क्या सीखेगा कि भाई काम कैसे करती है सारी चीजें, हाउ टू बी अ गुड लीडर। भाई तुम जब अपना स्टार्टअप डालोगे तो तुम ओनर हो, मालिक हो, तुम ही मैनेजर हो, तुम ही सीईओ, तुम सब कुछ हो, टीम तुमको चलानी है। बट व्हेन यू गो एज अ एम्प्लॉय इन अ कंपनी, तो तुम नीचे के लेवल से चालू होते हो, यू आर पार्ट ऑफ अ टीम, but you are not guiding the team, you contribute to the team, you then gradually grow up in stature, you take up responsibilities, you learn in the process। देखा गया है ना भाई, महारथी हैं बड़े बड़े, बट देन स्टार्टअप नहीं चला रहे, गूगल के हेड बने हुए हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट, लेकिन स्टार्टअप वगैरह नहीं कर रहे हैं, गूगल चलाएंगे, सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, अपने ओयो रूम्स वाला बंदा, रितेश नाम है, रितेश अग्रवाल, दम था, अप्रोच वैसी थी, ओयो रूम्स आ गए। हो सकता है कि जॉब में वो अच्छा फ्लरिश ना कर पाता, वैसा नहीं था, उसका दिमाग वैसा नहीं था। तो अपने सब में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो तो एक इंसान को खुद को देखनी पड़ेगी ना, या फिर दूसरों को देखो, सीखो, समझो। तो बेस्ट वे इज एक्सपेरिमेंट, टेक चांसेस। अब जब सवाल आता है टेक चांसेस के, तो दो तरीके की बातें होती है। एक तो तुमने टेक चांस करा, 100% लगा दिया सब कुछ दांव पे, और फिर बोल रहे हो दो राज्य अगर तो आधा दो, लेकिन इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। और दुर्योधन मना कर देगा। तो या तो महाभारत करो जिंदगी से, या फिर एक्सपेरिमेंट तो करो, लेकिन जो स्टेक्स हैं उनको लो रखो। ऐसा नहीं कि फेल हो जाओ तो तबाह हो जाओ, सब कुछ ही दांव पे लगा दोगे
तो फिर महाभारत करके जीतना पड़ेगा, और महाभारत खत्म होते होते हो सकता है तुम्हारी इच्छा ही ना बचे कि यार बहुत फाइट कर ली जिंदगी में। सो एक्सपेरिमेंट करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन कहाँ करना है? ये करना है परफॉर्मेंस, दो जोन होते हैं, एक तो होता है परफॉर्मेंस जोन, एक होता है प्रैक्टिस जोन। तो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना वो प्रैक्टिस जोन में होते हैं। तुम परफॉर्मेंस जोन में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात बता देता हूँ, वेरी सिंपल। मेरे को सैटेलाइट लॉन्च करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो तुमको क्या लगता है इसरो क्या करता है? ऐसा करता है कि हाँ टेक्नोलॉजी आई है, डिसाइड करा, सारे ग्रुप डायरेक्टर्स डिप्टी डायरेक्टर्स सब बैठे, डिसाइड किया हमने, अरे यार बहुत शानदार है, प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, उड़ा दो, बनाओ रॉकेट और उड़ा दो। नहीं, सबसे पहले टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, फिर वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट होती है पायलट लेवल पे, एंड देन उसका एक ड्राई रन होता है फैसिलिटीज में, और फिर जाके वो इनकॉर्पोरेट होती है मेन प्रोजेक्ट में। So that's what you have to do when you have to train your brain. You have to experiment, you have to explore. लेकिन ये नहीं कि तुम परफॉर्मेंस जोन में करो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कि मैंने सब पढ़ लिया, अब तो सीधा एग्जाम में जाके योगाभ्यास करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, प्राणायाम करूंगा, फिर देखूंगा सब याद आता है क्या। फेल हो जाएगा भाई, है ना, ये बात ध्यान रखना है। ओके फाइन। तो वर्नर हेजनबर्ग जो है, ही केम इनटू योर लाइफ। वर्नर हेजनबर्ग सबकी जिंदगी में आया हुआ है। कब आया? वर्नर हेजनबर्ग केम इन योर लाइफ जब तुम 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे। इसने दिया था ही गेव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बट खाली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं दिया, फिलोसफी भी दी। क्या फिलोसफी थी? दैट आस्किंग राइट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली मोर देन हाफ वे टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कि सही सवाल पूछ लोगे तो अपने आप ही, सही सवाल पूछ लोगे तो तुम अपने आप सॉल्यूशन के आधे पास में आ गए। मोस्टली अपनी लाइफ में क्या होता है, अपनी लाइफ में क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में आती है ना, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द राइट क्वेश्चन, अपन ब्लेम करना चालू कर देते हैं। ये हो गया, वो हो गया, मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है। पीछे जाओ और स्टीफन बिल्डशायर की फोटो देख लो। जिंदगी में प्रॉब्लम कम नहीं दी उसको भगवान ने। आइंस्टीन की लाइफ भी कोई सेलिब्रेटेड लाइफ नहीं थी। आइंस्टीन की लाइफ में वर्ल्ड वॉर हुआ है। he was that time when world war is there, world war 1। उसे जस्ट पहले की बात ही तो है जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की। तो दैट वाज नॉट सो सिंपल। आइंस्टीन की लाइफ भी इतनी सिंपल नहीं थी। ये तो नहीं था कि भाई एक राजा का बेटा था और सब बैठे बैठे मिल गया। लेकिन होता क्या ना, अपन सही सवाल नहीं पूछते, अपन भी स्टार्ट ब्लेमिंग। अपन एक ऐसा चालू, एक अपने ज्यादा एक ऐसा अपन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहां पे अपन एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड हैं, एक्सक्यूज एंड रीजन। बहाना और कारण। तुम्हारे एग्जाम में नंबर कम आए, ओके। सो हिमांशु ने बोला है, being in a job, experimental approach with the brain will remain inefficient, so it needs to get out of job, but family and the situation demands capital which is even required for the experiments to be done। बिल्कुल बहुत सही बात करी दोस्त, 100%। I am 100% agreeing to this particular point कि अगर मैं जॉब में रहता हूं तो भाई ये किसने कहा एक ही जॉब में रहो। पीपल स्विच कंपनीज, वाई? क्योंकि एक सपना लेके गए लेकिन कंपनी में तुमको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यही तो बताएंगे तुमको जब तुम रिज्यूमे लिखोगे ना, तो उसके अंदर तुम लिखोगे कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करना चाहता हूं जो मेरे पोटेंशियल को समझे और मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज दे कि मैं मेरे दिमाग की सारी जितनी भी दिमाग की फैकल्टीज हैं उन सब का मैक्सिमम यूज कर सकूं। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको लगता है कि तुमने जो जॉब ले लिया वो जॉब जो है वो तो एक मैकेनिकल जॉब हो गया, अगर मैंने उस जॉब में 10 स्टेप याद कर लिए तो बचे हुए जिंदगी के 40 साल कुछ नया नहीं सीखूंगा।
डोंट स्टे इन दैट जॉब। अगर तुम्हारे में ये जिद है कि मेरे को सीखना है, आगे जाना है, you should not stay in that job. You have to search for better opportunity। जिसी को तो कहते हैं better opportunity। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, कोरोना हुआ है, पूरी दुनिया जूझ रही है। ये जो कोरोना है, ये आपदा है, ये विपत्ति है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी तो है। आज की तारीख में सत्य नडेला की बात आता हूं। सत्य नडेला का खुद का स्टेटमेंट था। सत्य नडेला सेड कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा था कि 1.5 से 2 साल में होगा, कोरोना ने, नाउ सी द वर्ड बेटर अपॉर्चुनिटी की चीज आ रही है, कोरोना ने 3 हफ्ते में पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी की साइड मूव कर दिया है। 3 हफ्ते में। आ रही बात समझ में? तो जहां पे भी तुमको when there is a problem that is thrown to you to solve, that is a opportunity for you। देखो मैं हूं भीलवाड़ा में, कोरोना का सबसे पहला बम कहां फूटा था इंडिया में? पहला बम फूटा था भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे वो। काफी फेमस हॉस्पिटल है, खूब लोग आते हैं, आजू बाजू के गांव के लोग आते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को देख के सर पकड़ के बाल फाड़ने लग जाता कि यार क्या करें, ये तो बहुत बुरी हालत हो गई, क्या बुरे दिन आ गए, क्या कुकर्म किया था, क्या पाप किया था जिसकी सजा मिल रही है, तो कोरोना जो है ना भीलवाड़ा को खा जाता। क्यों खा जाता? क्योंकि भीलवाड़ा में कोरोना जो था एक डॉक्टर की हुआ था और डॉक्टर्स ने पेशेंट देखे थे, उनको खुद को भी नहीं पता था। ठीक है, बट देन इस वक्त इंडिया में सबसे फेमस क्या हो रहा है? भीलवाड़ा मॉडल। यानी मैंने जो एक एडवर्स सिचुएशन थी उसको एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कन्वर्ट कर दिया। और मेरे को जब एक प्रॉब्लम सामने आई लाइफ में, तो मैंने अपना दिमाग लगा के, अपनी जो अपना एक एटीट्यूड या एप्टीट्यूड होता है ना, उसको यूज करके उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक भीलवाड़ा मॉडल बना दिया। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया आर टॉकिंग अबाउट इट। उस मॉडल को सब फॉलो करना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? तो बात बिल्कुल सही है, जो क्वेश्चन अभी उठाया गया वो बिल्कुल सही है। जॉब बदलो, वो जॉब लो जो ज्यादा तुमको अपॉर्चुनिटीज दे। और अपॉर्चुनिटी जब देगा, देखो सीधी बात है ना, कि जब कोई भी तुम जॉब लेते हो ना कोई बड़ी कंपनी में, जैसे गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो वहां पे जब तुमको चैलेंजिंग टास्क मिलते हैं, तो यू विल रियली फाइंड कि लोगों ने जॉब छोड़ी हो और उसी में कंटिन्यू करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट देन तुम ये भी बात ध्यान रखना कि ये जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर जॉब स्विच कर करके द वे यू कैन अचीव ग्रोथ इज मोर, ये बहुत ज्यादा रहता है कि भाई, क्योंकि सबकी तो सारी एक बराबर जॉब लगती नहीं ना, सारी कंपनीज भी एक बराबर नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम्हारा जॉब एक मैकेनिकल जॉब हो गया जहां पे 10 स्टेप हर दिन के रिपीट करने हैं, ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग वहां पे डंप हो जाएगा। फाइन। सो अपने पास 3 कहानियां हैं, लेकिन अपने पास टाइम कम है। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ पे अब आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, इसमें से मैं सिर्फ एक कहानी बताऊंगा तुमको, वो भी अपने सीवी रमन सर की। ठीक है, एंड देन विल गो बैक टू द स्टोरी। जो शुरुआत में अपने कहानी पढ़ी थी ना, राजा की, और राजा की बेटी की, और उस किसान की, उसका जवाब भी तो देना होगा तुम लोगों को। उससे पहले अपन सीवी रमन सर की कहानी के बारे में देखें, क्या कहानी है। तो इस कहानी से अपने को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीवी रमन सर की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है। हुआ क्या, सीवी रमन सर वॉज ट्रेवलिंग बाय शिप, एंड शायद वो गए थे लंदन यूके गए थे बाय शिप ट्रेवल करके। ठीक है, और उनके दिमाग में एक सवाल आ गया। सवाल ये था कि जो ओशियन है सामने, जिसमें ये जहाज तैर रहा है, उसका जो कलर है, उसके पीछे का फिनोमेना क्या है? वो जो कलर है वो वैसा क्यों है? जो कलर है वो वैसा क्यों है? ये सवाल आ गया उनके दिमाग। अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सीवी रमन सर थे,
जिनने अपने को सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था? रदरफोर्ड। सो जो रदरफोर्ड हैं, he was the very good friend of सीवी रमन सर, एंड सीवी रमन सर ने रदरफोर्ड से पूछ लिया क्या कि यार ओशियन जो है उसका कलर ऐसा क्यों होता है, कहीं बहुत गाढ़ा नीला, कहीं अलग अलग शेड्स हैं ब्लू की, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? रदरफोर्ड, very learned person, contributed a lot to the field of science, काफी कंट्रीब्यूट किया, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कंट्रीब्यूट किया। इतना कंट्रीब्यूशन इनका मॉडर्न फिजिक्स में कि ही टोल्ड दी वर्ल्ड कम्युनिटी की न्यूक्लियस नाम की चीज होती है एटम के अंदर जहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। बट देन ये बोला कि भाई मैं इस फील्ड एरिया का नहीं हूं, आई विल टेक यू टू दी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का नाम है रैले, एंड रैले जो है, रैले एक्सप्लेन दी अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है, रैले ने एक्सप्लेन किया था कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, रैले का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, सो रमन सर पहुंच गए रैले के पास। रैले वाज अ वेरी वेरी सेलिब्रेटेड पर्सन, मान लो क्लास का टॉपर। बट देन रैले के एक्सप्लेनेशन से रमन सर सेटिस्फाई नहीं हुए। अब देखो इसको रियल लाइफ में देखते हैं। अपनी एक क्लास है, क्लास में एक है टॉपर और बाकी सब हैं बच्चे जो उसके पीछे हैं, फर्स्ट रैंक के पीछे हैं बाकी सारे। वहां पे किसी एक बच्चे को डाउट आया, उसने अपने दोस्त से पूछा कि यार मेरे को बता ना इसमें क्या होगा। तो दोस्त ने पहले तो उसको पागल नहीं बनाया, रदरफोर्ड पागल बना सकता था ना, अबे ऐसा होता है वैसे होता है, नहीं, दोस्त ने बोला भाई मेरा एरिया नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, तेरे को टॉपर से मिला देता हूँ, उससे पूछ ले। टॉपर ने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो ओशियन का कलर है उसका कुछ XYZ कारण है। अपन क्या करते हैं, अच्छा यार टॉपर ने बोल दिया तो बात सच है, खत्म करो। लेकिन रमन सर को बात जमी नहीं कि यार ये जो बोल रहा है वो बात जम नहीं रही। क्यों? क्योंकि ओशियन का कलर तो सारी जगह सेम नहीं है, तो कुछ और कारण होगा। ही केम बैक, आई थिंक 127 रुपए लगाए उनने और एक लैब सेटअप किया। ठीक है, 127 रुपीज ही आई थिंक करेक्ट फिगर, तो आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक 127 रुपीज ही उसने लगाए और एक लैब सेटअप किया। एंड देन ही गेव द रमन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। ही डिड हिज ओन एक्सपेरिमेंट्स एंड वो इतने पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स थे कि उस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीवी रमन सर है वो इंटेलिजेंट है, अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, लेकिन उनको किसी दूसरे फील्ड में सवाल आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है उस फिनोमेना में, तो वो रुके नहीं और एक्सप्लेनेशन उनको समझ में नहीं आई तो उन्होंने उस एक्सप्लेनेशन को भी नहीं माना। तो फाइनली हुआ क्या? फाइनली हुआ ये कि वो सिंपल सीवी रमन से सर सीवी रमन बन गए। और उनकी जो ये बात है, आज 80 साल 90 साल बाद भी मैं तुमको एक कहानी बता रहा हूं। अगर वो यहाँ पे नॉर्मल अप्रोच रखते, अच्छा ठीक है यार रदरफोर्ड तेरे को नहीं आता, छोड़, मेरे भी ऐसी दिमाग में आ गया, मैं तो किसी और काम से आया था, जान दे रहने दे, बात खत्म। या फिर रैले के पास जाते, अच्छा यार रैले ने बोल दिया, रैले से ज्यादा थोड़ी ना अपन जानते हैं, रैले इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, इनने एक्सप्लेन किया है तो हो सकता है यही हो भाई, इनको भी तो नोबेल प्राइज मिला है, बात खत्म। बट ऐसा नहीं किया ना उनने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज तुमको जिंदगी में समझनी पड़ेगी कि जब तक तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए उस एक्सप्लेनेशन से, उसको याद करने की कोशिश मत करो। अपन कॉलेज में और स्कूल में नंबर लाने के लिए याद कर लेते हैं, लेकिन जब तुम लाइफ में जाओगे ना, मान लो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई तुम्हारी, कोडिंग करनी है, किसी ने बोला भाई ऐसा कर दे काम हो जाएगा, तुमको लगेगा नहीं यार नहीं हो सकता शायद ऐसा करने से, और तुम कर दोगे। मान लो कोई गड़बड़ हुई तो तुम क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे क्या, यार XYZ ने बोल दिया तो मैंने कर दिया, नौकरी तुम्हारी जाएगी। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। अपने साथ बहुत बार होता है यार उसकी बात मान ली गड़बड़ हो गई, क्यों मान ली? मत मानो जब तक तुमको विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, अब अपन वापस चलते हैं। ठीक है,
आगे और बची हुई है, प्रेजेंटेशन तो काफी लंबी है ना, प्रेजेंटेशन काफी लंबी है। अब अपन वापस चलते हैं और कहानी की बात करते हैं। भाई उस फार्मर ने ऐसा क्या खेल रचा कि सिंड्रेला से उसकी शादी हो गई। तो अब मेरे को इसका जवाब चाहिए। आई नीड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर मिस्ट्री। फिर से बोल रहा हूं, क्या कहानी थी? कहानी थी कि एक राजा, उसकी एक बहुत ही सुंदर प्रिंसेस थी सिंड्रेला, और उनके गांव में, उनके राज्य में एक किसान का बच्चा था। वो जो किसान था उसको हो गया प्रिंसेस से प्यार, और प्रिंसेस को भी उससे प्यार हो गया। राजा को बात पल्ले नहीं पड़ी। राजा ने कहा कि अगर सीधे से मना करूंगा और प्रिंसेस छोड़ के भाग गई तो बेइज्जती, खुदकुशी कर ली प्रिंसेस ने तो बेइज्जती, तो करूं क्या, बेटी को तो मैं जाने नहीं दे सकता। गुस्सा आया, मंत्रियों को बुलाया, सारी बात हुई, और तो फिर उसने बोला कि मैं तो एक ऐसा गेम खेलूंगा उस किसान के बेटे के साथ कि हर हाल में मेरी जो बेटी है उसकी शादी इससे नहीं होगी। वो गेम क्या था? गेम ये था, उसने बोला 2 चिट बनाऊंगा और दोनों ही चिट पे लिखा हुआ होगा नो एंड नो। लेकिन ये बात जब किसान के बेटे को सुनी, उसने सुनी जब ये बात, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने गांव में आके बोल दिया कि भाई राजा ने 100% कंफर्म कर दिया है, आप सबको बधाई हो, हर राजा का 100% कंफर्मेशन आ गया है कि शादी जो है वो अपनी बेटी की मेरे से ही करवाएंगे। नाउ द क्वेश्चन फॉर एवरीवन, सोचो, दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, ऐसा क्या किया होगा किसान ने? ठीक है, मैं बताता हूं। उसने जाके ये सच्चाई प्रिंसेस को बता दी कि यार तेरे पापा तो चोर हैं, चीटिंग करते हैं, तेरे पापा चीटर हैं वो तो। हो सकता है, इज इट अ पॉसिबिलिटी? या फिर प्रिंसेस को बोला हो कि चल तू रात को ही निकल के आ जा एंड वी विल इलोप, अपन भाग जाएंगे, क्योंकि तेरे पापा तो दोनों चिट पे नो लिखेंगे और फिर तो मैं कोई भी चिट खोलूंगा तो मेरे तो नहीं होगी, शादी हो ही नहीं सकती ना, नो ही खुलेगा कोई भी चिट खोलू तो। या फिर वो सारे विलेजर्स को इकट्ठा करें और रिवोल्ट कर दे कि राजा ने सबके सामने तो ऐसा बोला लेकिन मन में उनके चोर है। लेकिन क्या इन किसी भी केस में 100% श्योरिटी है कि शादी हो जाएगी और वो साथ में रहेंगे? पहला केस, जैसे ही किसान प्रिंसेस को बोलेगा यार तेरे पापा चीटिंग कर रहे हैं, प्रिंसेस क्या बोलेगी? पागल है क्या? अगर उनको चीटिंग ही करनी होती तो क्या वो पूरे समाज के सामने, पूरी गांव के सामने, पूरी प्रजा के सामने ऐसा बोलते? यानी तेरे मन में कुछ काला है, हो सकता है प्रिंसेस फार्मर को छोड़ जाए। इलोप करने की बात करेंगे तो प्रिंसेस मना कर सकती है, बोले कि नहीं बिल्कुल नहीं भागेंगे यार, क्योंकि जब पापा मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो आई कैन डू दैट मच, तो मैं भी उनके लिए कर सकती हूँ। ओके, ही ओके, आंसर आया है। मोनिका ने दिया आंसर एंड शी इज सेइंग दैट ही आस्क्ड द किंग दैट इफ नो कम देन किंग शुड अलाउ प्रिंसेस टू मैरी हिम। तुमको लगता है राजा ये बात मानेगा? भाई राजा तो चाह ही रहा है ना, वो तो बोलेगा नो का मतलब नो है ना। देखो क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट ही आया। एकदम सज धज के पूरे गांव वालों को बोला बैंड बाजा लेके चलो क्योंकि आज तो अपन शादी कर ही लेंगे। ठीक है, तो सज धज के वो किसान का बेटा पहुंच गया सभा में। ठीक है, ये पर्ची का डब्बा था, ये 2 चिट थी। एक चिट फार्मर ने उठाई, चिट को खोला, चिट को खोलने के बाद उसने चिट को बंद कर दिया। वो बोला नहीं 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 नहीं, मैं इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ सकता। ओके, रुको, बच्चों का रिस्पॉन्स है, पहले वो देख लूं। सुभाष बोल रहा है कि लगता है फार्मर के पास गवर्नमेंट जॉब थी। अरे गवर्नमेंट ही राजा की थी।
गवर्नमेंट ही राजा की थी। दिव्या ने बोला है he turned back the situation and made everyone sure that if no appears means father is okay with situation and father would get the thought of his image। ऋतुराज बोल रहा है कि क्वेश्चन बदल दिया। अमरेश इज सेइंग कि आंसर को पब्लिकली करवा दिया। आयुष बोल रहा है ही टोल्ड किंग टू पिक। बिल्कुल, तो हुआ क्या, देखो क्या हुआ। जो किसान का बच्चा था, जो फार्मर था, उसने बोला भाई ये जो पर्ची मेरे पास है, मैं एक बहुत ही आम इंसान हूं, मैं अगर इसमें हाँ होगा तो खुशी से मर जाऊंगा और इसमें ना होगा तो गम से मर जाऊंगा। लेकिन राजा, आप तो बहुत वेलर वाले हो, आपने तो इतने युद्ध जीते हैं, आप तो इतने महान हो, पावरफुल हो, आप इस चीज को सहन कर सकते हो। और उसने फिर सारी कहानी वापस दोहराई। क्या कि राजा ने बोला था कि 2 चिट होगी, एक पे यस होगा, एक पे नो होगा। जो चिट खुलेगी उसके हिसाब से आंसर दिया जाएगा, उसके हिसाब से जो है डिसीजन लिया जाएगा। किसान ने अपनी चिट जो है पढ़ने से मना कर दिया, बोला कि ये जो चिट है मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं इसको पढ़ सकूं, खुशी से भी मर सकता हूं, गम से भी मर सकता हूं, ठीक है। और क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं इस चिट को किसी को दूंगा भी नहीं। और ये कह के वो चिट खा गया। He simply gulped that chit और उसको खा गया, पेट में खा गया, गिटक गया पानी पी के। और फिर उसने राजा को बोला तो सर अब आपके हाथ में जो चिट है उस पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बता दो, क्योंकि 2 चिट है, एक पे यस है तो दूसरे पे नो होगा। राजा ने चिट खोली, पसीना आ गया राजा के, चिट पे लिखा हुआ था नो। जैसे ही राजा ने बोला कि भाई मेरे हाथ में जो पर्ची है उस पे लिखा हुआ है नहीं, इतने में गांव वालों ने ढोल बजाने चालू कर दिए कि अगर इस चिट पे नहीं है तो जो चिट किसान खा गया डर के मारे, उस पे क्या होगा, उस पे होगा यस, उस पे होगा यस। दिस इज कॉल्ड लेटरल थिंकिंग, इसको लेटरल थिंकिंग कहते हैं। आई बात समझ में? तो मैं किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर मैं अपने दिमाग को ट्रेन करूं ये समझने के लिए कि हाउ कैन आई यूज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर राजा यस और नो लिख के छोड़ देता तो फिर भी उसके पास 50% चांस थे कि उसकी बेटी की शादी नहीं होती इस किसान से। लेकिन राजा ने चीटिंग करने की कोशिश की और ये बात किसान को पता चली तो किसान ने ये नहीं बोला कि यार राजा तो चीटर है और रोने धोने नहीं बैठ गया कि यार ये तो प्रैक्टिकल में नंबर ही नहीं देने वाले, सर ने तो पहले डिसाइड कर लिया है मेरे को फेल कर देंगे, और वो सब नहीं करा उसने, दिमाग दौड़ाया। तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली हुआ ये कि किसान और प्रिंसेस की हो गई शादी। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन। अब कल के सेशन में अपन थोड़ा सा रिज्यूमे के बारे में देखेंगे। आज अपन ने बात करी अपने दिमाग के बारे में, अपन ने बात करी कि अपन किस तरीके से सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, दिमाग को अपन कैसे ट्रेन करें कि वो अपने को हेल्प करे, दिमाग कैसे काम करता है थोड़ा सीखने की कोशिश की। ठीक है, हाँ। तो राकेश बोल रहा है कि उसने आपदा को आंसर में बदल दिया। बिल्कुल राकेश, बात सही है और अपने को जिंदगी में यही करना है। दैट्स व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ कि अपने लाइफ में कभी भी कोई टेढ़ी मेढ़ी सिचुएशन आए तो अपन उस सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल बना लें, उस सिचुएशन को अपन अपने लिए फेवरेबल बना लें। ठीक है, हाँ भाई दोस्तों, तो अब तुम्हारे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू मे आस्क। वी आर इन द लास्ट 5 minutes ऑफ आवर सेशन। लास्ट के 5 मिनट है अपने पास सेशन के, तो तुमको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। कल से अपना जो है
चालू हो जाएगा रिज्यूमे मेकिंग और वो सारा। ओके, तो हाउ डिड यू लाइक इट, कैसा लगा तुमको सेशन? ओके, आई थिंक वी हैव समथिंग हियर। ओके, लेट्स सी। सो सेशन के लिए आ रहा है, ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिखा, थैंक यू आयुष, थैंक यू रितिका, थैंक यू हितेश, जयेश, जीनल, थैंक यू वैभव, अरविंद, थैंक यू सो मच दोस्तों, गार्गी, उत्पल, ऋतुराज, वंडरफुल लेक्चर सर, बिल्कुल वैशाली, दैट मीन्स अ लॉट। भानु प्रताप बोल रहे हैं थैंक यू फॉर योर जनरस एडवाइसेस, बिल्कुल दोस्त, ऑलवेज फॉर यू सर, यू श्योरली मेक आवर डे, थैंक यू। मोहित प्रजापत, दोस्त यू मेड माय डे, अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू दोस्त, ग्रेट सेशन सर। राघव, बिल्कुल दोस्त, एक्सीलेंट लेक्चर। मोनिका ने बोला थैंक यू मोनिका, रॉकिंग, थैंक यू अनिकेत, इट वाज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू फातिमा। सर प्लीज इसकी लिमिट्स बढ़ा दो, बिल्कुल अरविंद, आई विल ट्राई, मैं बात करूंगा कि सेशंस भी थोड़े बढ़िया हों, बड़े हों और लोग भी थोड़े ज्यादा आ पाए। आज तो फुल लवालब भरा हुआ है, तालाब में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ओके, मारिया ताज पूछ रही है, ओके मारिया ताज, अब नाम से मेरे को लग रहा है कि नेम ऑफ अ गर्ल है, ठीक है। सर was there any major difference between brain cells of Einstein and any normal person's brain? हाँ, कहते हैं कि the lobes जो थे, ओके लेट्स गो बैक, नेकी और पूछ अभी पीछे चल के देखते हैं ना। सो प्रपोज क्या है मैं तुमको बताता हूँ कि कहते क्या है, कहते ये हैं कि ये जो लोब्स होते हैं ना, देखो मैं तुमको बताता हूँ कि ये जो लोब्स है ना, ये कटे हुए जो है, ये कहते हैं कि आइंस्टीन के ये थोड़े डीप थे, ज्यादा कटे हुए थे थोड़े, ठीक है, पता नहीं ज्यादा तो देखो, इवन आई एम नॉट क्या कहेंगे ब्रेन साइंटिस्ट तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं इतनी डिटेल में तुमको ये नहीं बता सकता, लेकिन कहते हैं कि हाँ जो ब्रेन स्ट्रक्चर था थोड़ा सा अलग था। ओके, मुदित बोल रहा है सर वेरी गुड सेशन, थैंक यू मुदित। स्नेहा बोल रही है वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू स्नेहा। रुचि मजोका, ब्रेन स्टॉर्मिंग, बिल्कुल। Aksam Ahmed, sir, if you have an opportunity to join some international space organization or ISRO, which organization will you join? तो देखो इसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों कि मैं सैमसंग में था और अपना पूरा था, मैं साउथ कोरिया में था, सैमसंग ऑन साइट था, मैं वहां पे काम कर रहा था। मैंने सैमसंग छोड़ा और इसरो ज्वाइन किया, एंड दैट वाज फॉर द लव फॉर द रिसर्च एंड लव फॉर द कंट्री। और अभी मैं जो कर रहा हूं ना, आज जो ये हाउसफुल बच्चों को मैंने आज जो गाइड किया है ब्रेन की वर्किंग के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, जो ये गाइडेंस मैंने तुमको दी है, दिस इज माय डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू माय कंट्री। ये मेरे देश को मैं सीधा सीधा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। इसलिए अगर मेरे को चांस मिलेगा, चांस मेरे को दिया ना यार, आई वॉज इन इसरो, मैं इसरो में तो था, चांस दिया मेरे को मेरी किस्मत ने, और मेरे को बहुत बड़ा चांस मिला मेरी जिंदगी का कि आई कैन प्राउडली से दैट आई वाज पार्ट ऑफ इसरो, राइट? ओके, सो आई थिंक वी आर अबाउट टू फिनिश दिस पर्टिकुलर वेबिनार। अपने पास थोड़ा ही टाइम बचा है। बहुत मजा आया तुमसे मिलके। अपन कल फिर, बिल्कुल यार, मेरे को इतने दिल आ रहे हैं, इतने दिल आ रहे हैं कि मतलब मेरे को इस मिठास से कहीं डायबिटीज ना हो जाए। माय गुडनेस, बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है दोस्तों, बाढ़ ला दी है तुमने, तुमने बाढ़ ला दी है इस चीज की, जो प्यार तुम बरसा रहे हो। थैंक्स अलॉट गाइस। ओके चलो यार, टाइम खत्म होने वाला है, मैं अब रुक नहीं सकता हूँ ज्यादा, क्योंकि लिमिट अपनी क्रॉस होने लगी है यहाँ पे। अब जो है काउंटडाउन उल्टा चालू हो गया है। फाइन, तो थैंक्स अलॉट अगेन, कल मिलेंगे, ठीक है? 10 o'clock विल मीट अगेन। कल तुम्हारे सेशन होगा रिज्यूमे मेकिंग और उस सब का, ठीक है? ओके, स्टॉप अशरिंग सो मच ऑफ लव। बिल्कुल सर, आई डोंट वांट ब्रैग अबाउट इट, बट 90% पीपल से दैट, से द पेट्रियोटिज्म थिंग। काफी अच्छी सेशन है, वी लव इट। अमरीश बोल रहा है
अक्षम बोल रहा है आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट बट 90% पीपल से द पेट्रियोटिज्म थिंग। हाँ अक्षम बिल्कुल यार, हर इंसान के मन में होता है यार देश से प्यार। कभी कभी क्या ना अपन मॉनेटरी गेन्स के लिए कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी वहां पे इसलिए चले जाएं, ये चले जाएं, लेकिन देश से प्यार कौन नहीं करता। सब वापस घूम फिर के इंडिया ही आना चाहते हैं। सही बात है। वैभव बोल रहा है थैंक यू सर। बिल्कुल वैभव, थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, सो हियर वी गो। कल मिलेंगे 10 बजे। चलो बाय दोस्तों। क्या हो गया?